चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, जय श्री महाकाल। मैं कुमार विनय स्वागत करता हूं एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने रोजगार विद अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी प्यारे साथी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने माता पिता का ख्याल रख रहे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो एक बार जल्दी से मुझे बता दें, क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही है? क्या वीडियो आप लोगों तक आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? सब कुछ ओके है? अगर सब कुछ खैरियत है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ मजबूती के साथ चीजें चल रही है, तो फिर हम क्लास की शुरुआत कर सकते थे। स्टडी मोटिवेशन उत्तम चतुर्वेदी, है ना? बाकी लोग और भी मुझे पता चल जाए कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, एक बार कमेंट्स ऑन कर दो। ठीक है ना? राहुल चौधरी ओके है, दिलीप जी ने कहा है, विराट अक्की ने कहा है, जमुना चौधरी जी ने कहा है, और भी तमाम साथी है जिन्होंने इस बात पर हामी भरी है कि सब कुछ ठीक है ना? तो सभी को जय श्री महाकाल एक बार और, है ना? क्लास की शुरुआत करें। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पूंजी बाजार और नई आर्थिक नीति को लेकर के, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम को, ग्रुप डी की एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्या कारण है? क्योंकि यहां से आपकी परीक्षा में सवाल आए हुए हैं, पूछे हुए हैं, है ना? तो इस टॉपिक को हम लोग ध्यान में रखते हुए चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए जरा मैं हेडिंग डालता हूं, और हेडिंग क्या रहेगा हमारा? आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति। क्या बोलते हैं इसको? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से आप इसे जानते हैं, नई आर्थिक नीति या आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम से हम इसे जानते हैं। तो जरा आइएगा, सभी लोग देखने की कोशिश करिएगा कि हम इसमें किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं, आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार, और एक आर्थिक सुधार का मैं परिदृश्य आपको बताना चाहता हूं कि क्यों हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म की आवश्यकता पड़ी। इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम से भी आप इसे जानते हैं। तो हमें क्यों आर्थिक सुधार की आवश्यकता पड़ी, क्या होता है आर्थिक सुधार, और किन किन बातों को आपको समझना है इस टॉपिक में, और कैसे कैसे समझना है, जरा वो समझना आप लोग। अभी देखो, आर्थिक सुधार दरअसल अपनाया गया था 24 जुलाई, या आर्थिक सुधार जो है इसको प्रभावी किया गया था मेरे साथियों 24 जुलाई। कब की बात है? तो 24 जुलाई की बात है। तो 24 जुलाई 1991 को विशेष रूप से इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है इसको लाया गया था। इसके इसके पिछली अगर मैं कंडीशन की बात करूं, परिस्थितियों की बात करूं, तो क्या थी? तो कहानी है, इस कहानी को थोड़ी देर के लिए सुन लेना आप लोग, है ना? अच्छे से समझ में आएगी आपको चीजें। मुझे बताओ, देश को, मुझे ये बताना आप लोग, देश को आजादी कब मिली? ये बताओ भाई, देश को आजादी कब मिली? मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं, देश को आजादी किस वर्ष मिली? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, देश को आजादी कब मिली? बहुत बढ़िया। तो याद रखना, देश को आजादी जो है, किसी का जवाब नहीं आया अभी, है ना? कोई बात नहीं, 15 अगस्त 1947 वायरल अक्की का आया है। बहुत बढ़िया। तो याद रखना, 1947 में देश को आजादी मिली। क्या मिली मेरे दोस्त? स्वतंत्रता मिली। तो क्या स्वतंत्रता के साथ में हमें और भी कुछ चीजें होगी जो मिली होगी गिफ्ट में? बिल्कुल। क्या मिली थी? तो याद रखना, स्वतंत्रता के साथ में हमें गरीबी मिली। मिली क्या नहीं मिली? बोले हाँ सर मिली। स्वतंत्रता के साथ में हमें बेरोजगारी भी मिली। स्वतंत्रता के साथ में हमें बीमारियां मिली। बेरोजगारी के साथ साथ बीमारियां भी मैं बोल रहा हूं। इसका मतलब है कि हमारे पास में हेल्थ इश्यू था, हेल्थ बहुत कमजोर था, है ना? लोग, आपको पता है, महिलाएं मर जाती थी, बच्चा जन्म भी नहीं लेता था और महिलाएं मर जाती थी। तो बेरोजगारी थी, गरीबी थी, बीमारियां थी, भूखमरी थी, भूखमरी भी थी, याद रखना है। भूखमरी की समस्याएं भी थी, और भी बहुत सारी समस्याएं थी जिनको हमें ध्यान रखना। लेकिन इसके पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि स्वतंत्रता से पहले एक कंपनी भारत में आई थी सन 1600 में, और उस कंपनी का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। EIC में लिखता हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये भारत में आई थी, और भारत में इसका उद्देश्य क्या था? तो केवल और केवल व्यापार करना इसका उद्देश्य था। आपको पता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो केवल और केवल इसने व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में कदम रखा था सन 1600 में, ठीक है? बाद में ऐसा हुआ कि इस कंपनी को कुछ ऐसे मौके मिले कि इसने व्यापार के साथ साथ अब
साम्राज्य भी स्थापित करने के मतलब तरीके अपना लिए। जैसे व्यापार किया तो व्यापार करते करते प्लासी का युद्ध हुआ, है ना, 1757 में। 1764 में फिर आपका बक्सर का वॉर हो गया, है ना। तो इसके पास में ऑप्शन खुलने लगे कि यार व्यापार तो ठीक है कर ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहां पर शासन भी कर सकते हैं। यहां पर क्या कर सकते हैं, शासन भी कर सकते हैं। तो भारत को इसने क्या बना लिया, उपनिवेश बना लिया। तो ये एक कंपनी थी, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, ये दरअसल एक प्रकार की कंपनी थी जो कि जॉइंट वेंचर था। इसको कंपनी ही कहते हैं आप लोग। ये कंपनी थी, ये राज्य राज्य मतलब सरकारी और निजी क्षेत्र, ब्रिटिश सरकार की और कुछ प्राइवेट लोगों की मिलीजुली कंपनी थी, है ना। तो ये दोनों की, सरकार की और प्राइवेट सेक्टर दोनों का मिश्रित या संयुक्त कंपनी थी, कंपोजिट कंपनी थी। इस कंपनी ने ही भारत पर मेरे दोस्त साम्राज्य या शासन स्थापित कर लिया। और भारत के लोगों को मेरे साथियों इस बात का डर था, भारत के लोगों को इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो, याद रखना कि इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर व्यापार करना शुरू कर दिया था और व्यापार के साथ साथ वो साम्राज्य पर भी आ गई थी। अब भारत को इस बात का डर था, इसलिए भारत ने जब आजादी मिली देश में 1947 में, ये सारी चीजें थी, तो भारत ने क्या किया, भारत ने राज्यों की भूमिका, राज्यों की भूमिका, राज्यों की भूमिका, राज्यों की भूमिका का मतलब है कि सरकार की जो भूमिका है उसको मेरे साथियों बहुत ज्यादा रखा। सरकार की भूमिका, देश की इकोनॉमी में सरकार की भूमिका जो है वो बहुत ज्यादा रखी इन्होंने। इसीलिए जब सरकार की भूमिका बहुत ज्यादा होती है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, तो उस देश की अर्थव्यवस्था को आप समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे साथियों, समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था आप उसे कहते हैं, या इसी को राज्य आधारित अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, स्टेट बेस्ड इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको, राज्य आधारित अर्थव्यवस्था। क्यों अपनाई हमने, इसलिए अपनाई कि यार अभी अभी हमें आजादी मिली है, अभी कुछ समय पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी के रूप में भारत में आई, और भारत में आने के बाद में उसने व्यापार से साम्राज्य तक का शासन कर लिया। तो इसलिए हमने अभी समाजवादी अर्थव्यवस्था के रुख को अपनाया। हम लोग डर रहे थे कहीं हमने वापस से प्राइवेट सेक्टर जो कंपनियां हैं उनको वापस से अगर भारत में एंट्री दी, भारत में उनको व्यापार करने दिया, भारत में उनको ट्रेड करने दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये कंपनी भारत में वापस से अधिकार जमा ले, भारत पर वापस से मेरे साथियों अधिकार जमाने के साथ साथ हमें गुलाम बना ले, है ना। तो इस बात का डर था, इसलिए हमने क्या किया, समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया उस समय। और याद रखना निजी क्षेत्र जो था, प्राइवेट सेक्टर जो था, निजी क्षेत्र जो था हमारा, उसकी भूमिका, निजी क्षेत्र की जो भूमिका थी उसको कम रखा, उसको रोकने की कोशिश की, है ना। तो निजी क्षेत्र की भूमिका को हमने क्या किया मेरे दोस्त, कम करने का प्रयास किया, रोकने की कोशिश करी। और कैसे रोकने की कोशिश करी, तो बहुत सारे हमने कानून बना दिए इसके लिए, बहुत सारे नियम बना दिए। अगर कोई विदेशी कंपनी या कोई निजी कंपनी भारत में व्यापार करना चाहती थी तो उसके लिए बहुत सारे कानून बनाए गए थे, बहुत सारे नियम बनाए गए थे, है ना, ताकि उन सभी कानूनों से, नियमों से होकर के वो लोग आए और बीच में हताश हो जाए। अगर उनका उद्देश्य लाभ कमाना होगा तो वो बीच में हताश हो जाए। हमने लाइसेंसिंग प्रणाली, मतलब लाइसेंसिंग प्रणाली को अपनाया कि भाई अगर कोई भी व्यापार करना चाहता है तो वो लाइसेंस लेगा सरकार से, और सरकार से लाइसेंस लेगा तो उसको हमने करीबन बहुत सारी विंडो पर घुमाया, है ना। इसे मल्टी विंडो सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में व्यापार करना चाहता है तो वो पहली विंडो पे जाएगा, वहां जाकर के ये बात बताएगा, इसका स्पष्टीकरण देगा कि हम जनता को कोई नुकसान नहीं करेंगे। दूसरी खिड़की पे जाएगा, फिर वहां पर जाकर बताएगा कि हम पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं करेंगे। तीसरी पे जाएगा, फिर कहेगा कि हम नदियों में खराब पानी नहीं छोड़ेंगे। फिर चौथी पे जाएगा, फिर वहां जाकर के ये कहेगा कि भैया हम देश के अंदर जो है वह कारपोरेट के रूप में मेरे साथियों जनता के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। ऐसे अलग अलग विंडो पे जाएगा तो व्यक्ति तो यूं ही हताश हो जाएगा, वो बोलेगा अरे भाड़ में जान दो यार, कहां किसी हेडेक लेना। आ रही बात समझ में। तो इसलिए हमने मतलब प्राइवेट सेक्टर को रोकने की कोशिश की, प्राइवेट सेक्टर को रोकने की कोशिश की। अब इस दौरान क्या हुआ, हमने बहुत सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपनाई भी, सही याद रखना, हमने बहुत सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपनाई। लेकिन एक समय ऐसा था 1989 की मैं बात कर रहा हूं, या 1990 की बात आप समझे, याद रखना 1990 की बात आप समझे। 1990 में हमारे यहां राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई।
राजनीतिक अस्थिरता मेरे साथियों बढ़ गई, मतलब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आपको पता ही है कि कांग्रेस गवर्नमेंट जो है अब उसका शासन धीरे धीरे कम होने लगा, उसकी जो हम कहें कि मजबूती थी वो कम होने लगी। अब जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आने लगी, गठबंधन की सरकार सामने आने लगी। पहले ना क्या होता, जब आजादी मिली उसके बाद में कांग्रेस को बहुमत मिलता था कि यार कांग्रेस ही आएगी, सबको पता था कि कांग्रेस ही आएगी, लेकिन अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की भूमिका मतलब राजनीतिक रूप से कम होने लगी थी, है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसके कारण थे, वो उस कारण में मैं नहीं जाऊंगा, पॉलिटी विषय नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन फिर भी राजनीतिक अस्थिरता के कारण, है ना। और दूसरी बात मेरे साथियों, यहां पर गठबंधन की सरकार आई थी, मैंने आपको बताया। उसके बाद में जो हमारा विदेशी विनिमय भंडार था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, विदेशी विनिमय भंडार, विदेशी विनिमय भंडार, है ना, ये सरकार का एक गुल्लक होता है जिसके अंदर विदेशी मुद्राएं होती है, कुछ नहीं होता है, सरकार का एक ऐसा गुल्लक है, गुल्लक जैसे आपके घर में गुल्लक होगा ना, उसके अंदर आप मुद्रा रख देते हैं कि आपके पास जो पैसा बचा हुआ है आपने इस छेद में से अंदर डाला, तो वो एज अ सिक्योरिटी मनी के रूप में रखा जाता है। वैसे ही सरकार के पास भी ऐसा गुल्लक है, इस गुल्लक में सरकार क्या रखती है, तो विदेशी मुद्रा रखती है, जैसे कि डॉलर रखेगी, है ना, जापान की मुद्रा रखेगी, येन रख लेगी, ब्रिटिश पाउंड रख लेगी, ऐसी विदेशी मुद्रा। और ये इसलिए रखा जाता था कि जब हमें संबंधित देश से व्यापार करना रहता था या फिर किसी भी देश से व्यापार करना रहता था, तो इस गुल्लक में से हम पैसा उस देश को देते थे और वहां से चीजों को मंगवा लेते थे, ऐसा हम करते थे। लेकिन ऐसा हुआ 1990 के समय पर कि हमारा जो विदेशी विनिमय भंडार था वो क्या होने लग गया, कम होने लग गया, और केवल 15 दिन का पैसा ही हमारे पास में बचा था। हम केवल 15 दिन तक मेरे साथियों व्यापार कर सकते थे, 15 दिनों तक की अवधि के लिए ही हम विदेशों से कोई चीजें भारत में मंगवा सकते थे। ये स्टोरी थी दरअसल कुल मिला के। तो ऐसी स्थिति में उस समय मेरे दोस्त अगर मैं बात करूं, तो ऐसी स्थिति में हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। क्या नाम था, तो पीवी नरसिम्हा राव हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। और अगर मैं वित्त मंत्री की बात करूं, फाइनेंस मिनिस्टर की मैं बात करूं, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि अब नहीं रहे मेरे साथियों, डॉक्टर मनमोहन सिंह ये थे। तो ये दोनों मेरे साथियों कहां पर गए, तो याद रखना ये गए आईएमएफ के पास में, ये गए मेरे साथियों वर्ल्ड बैंक के पास में, ये विदेशी संस्थाओं के पास में गए, इनसे मदद की गुहार लगाने लगे कि हे प्रभु आनंद दाता, आनंद मत दो, पैसे दाता, आर्थिक दाता, है ना। इन्होंने गुहार लगाई कि हमारे पास में अभी गुल्लक खाली होने वाला है, हमारी मदद कीजिए। तो इन्होंने मदद करने से मना कर दिया, डायरेक्टली तो नहीं किया, लेकिन फिर भी इनका मदद करने का मतलब जो तरीका था वो मना कर दिया। इन्होंने कहा कि यार नहीं, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। बोले क्यों नहीं कर सकते, तो बोले इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे देश में जो इकोनॉमी का मॉडल है उसमें तुमने स्टेट को ज्यादा प्रायोरिटी दे रखी है और कुछ लाइसेंसिंग सिस्टम को लागू कर रखा है, तुमने बहुत सारे मल्टी विंडो सिस्टम, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस को बना रखा है, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर जो है तुम्हारे देश में व्यापार नहीं कर पा रहा है। तो फिर मनमोहन सिंह को जो समझ में आया, इनको लगा कि यार ऐसा क्या हो गया यार, बताओ बताओ, बोले बताओ हमको, बताओ क्या करें हम। तो इन्होंने, वर्ल्ड बैंक ने और आईएमएफ ने जो सुझाव दिया, वो सुझाव ये दिया कि तुम्हें तुम्हारे देश की इकोनॉमिक पॉलिसी को बदलना होगा और एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर के आना होगा। बोले इसका मतलब क्या है, तो बोले इसका मतलब है तुमको एलपीजी को अपनाना होगा। किसको अपनाना होगा, एलपीजी को अपनाना होगा। क्या अपनाना होगा, एलपीजी को अपनाना होगा। बोले एलपीजी का मतलब क्या है, तो मैं अगर आपसे ही पूछूं कि एलपीजी का मतलब क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे, जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे एलपीजी का मतलब क्या है। सभी लोग कमेंट करके बताओ एलपीजी का मतलब क्या है। तो एलपीजी का मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है, याद रखना। एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। तो फिर इन्होंने भारत के अंदर 24 जुलाई 1991 को इस नई आर्थिक नीति को या एलपीजी मॉडल को देश के अंदर लागू किया। आ गई बात समझ में। अब हमें यहां तक की कहानी अगर आपको समझ में आई है तो आगे की चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। अब आप लोग से मैं मतलब पूछ रहा हूं, ये बात आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या जो स्टोरी मैंने सुनाई आप लोगों को, ये स्टोरी आपको समझ में आई। जल्दी से एक बार प्यारा सा कमेंट करके मुझे बता दे कि हाँ सर, ये स्टोरी हमने समझ में आ गई है। जल्दी से बताएं, एक हार्ट, रेड हार्ट भेज दे मुझे, खून खून वाला हार्ट, है ना। चलिए एक बार बताएंगे, आ गई बात समझ में। रिपीट करना तो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं एक कंक्लूड आपको दे दूंगा, है ना। बहुत बढ़िया, लगभग सभी लोगों को समझ में आ गई है। एक बार मैं इसको कंक्लूड कर देता हूं। मैं कंक्लूड क्या कर रहा हूं, सुनना। जब देश को आजादी मिली तो आजादी के बाद देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाई। क्यों अपनाई, क्योंकि
हम चाहते थे कि निजी क्षेत्र को हम वापस से स्वतंत्रता दे देंगे तो हो सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह वो भी व्यापार करने लग जाए और वापस से भारत गुलाम बन जाए। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में बनाए रखा हमने। ठीक है, जब हमने समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में रखा तो 1990 में ऐसी घटनाएं हुई, राजनीतिक अस्थिरता और विदेशी विनिमय भंडार में कमी। तो इस राजनीतिक अस्थिरता और फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व था हमारा उसमें कमी होने के कारण हमने मदद की गुहार लगाई आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी आर्थिक संस्थाओं से, है ना, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से। तो इन्होंने हमें लोन देने की बजाय क्या कहा कि आप अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज कर लीजिए, फिर हम आपकी मदद करने के लिए जितना भी हो सकेगा तैयार रहेंगे। तो ये जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई इसी को एलपीजी मॉडल के नाम से जाना जाता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए भाई, अब ये मैं पेज रख देता हूं आप लोगों की सहूलियत के लिए, लेकिन हाँ इसको आपको याद रखना है। चलो मैं हेडिंग डालता हूं, नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति, और इसको हम बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। आर्थिक सुधार में नई इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाया था, है ना, नई आर्थिक नीति या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आप इसे कहते हैं। हालांकि ये नई आर्थिक नीति या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो देश के अंदर 24 जुलाई 1991 को अपनाई गई थी, लेकिन उससे पहले भारत में औद्योगिक नीति लाई गई थी। याद रखना कौन कौन सी औद्योगिक नीति थी, जरा वो समझना। तो मेरे दोस्त सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहली औद्योगिक नीति, इसको हम बोलते हैं स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति। याद रखना है, क्या बोलेंगे, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति, है ना, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कब लाए गए थे, कब लाई गई थी ये नीति। तो याद रखना स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति लाई गई थी मेरे साथियों अप्रैल 1948 में। अगर आप तिथि भी याद रखना चाहें तो 6 अप्रैल 1948 को पहली औद्योगिक नीति देश के अंदर लाई गई थी। और इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी मेरे दोस्त, तो इसकी जो घोषणा है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी किसके द्वारा की गई थी, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय औद्योगिक मंत्री थे, उद्योग मंत्री भी आप इन्हें कह सकते हैं, इनके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। और ये जो पहली औद्योगिक नीति थी दरअसल हमने इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया था, है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। याद रखना है मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ये नहीं है कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी को शुरू से अपना रहे, नहीं, मैंने आपको कारण बताया क्यों नहीं अपना रहे, क्या क्या हमने बाउंडेशंस रखी। हम मिक्स्ड इकोनॉमी को तो अपना रहे थे, इसके अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी को हमने अपनाया, या कंफ्यूज मत हो, छोड़ो इस बात को किस इकोनॉमी को हमने अपनाया। ठीक है, आपसे ऐसा सवाल नहीं पूछेगा। इसके बाद में फिर दूसरी औद्योगिक नीति आई थी मेरे साथियों, तो याद रखना सेकंड नंबर पर मैं लिखता हूं दूसरी औद्योगिक नीति। दूसरी औद्योगिक नीति और इंडस्ट्रियल पॉलिसी ये कब आई थी, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भैया सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी या अगली औद्योगिक नीति कब आई थी, तो याद रखना ये 1956 में आई थी। कब, 30 अप्रैल को, है ना, बहुत बढ़िया, आप जवाब भी दे रहे हैं। तो याद रखिएगा मेरे साथियों 30 अप्रैल 1956 को ये दूसरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी देश के अंदर आई। और याद रखना इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में उद्योगों को 3 भागों में बांट करके रखा गया। कितने भागों में, 3 भागों में बांट करके देखा गया। उद्योगों को कितने भागों में बांट करके देखा गया, 3 भागों में। याद रखना है इसमें जो इंडस्ट्रीज थी उसको कितने पार्ट में डिवाइड करके देखा गया, 3 भागों में। ठीक है, ये 3 भाग कौन कौन से थे उनको जरा देखना। तो पार्ट ए की मैं बात करूं मेरे साथियों, पार्ट ए में जो उद्योग थे उनकी संख्या थी 17। पार्ट ए में 17 उद्योगों को रखा गया था, याद रखना है। और पार्ट बी की अगर मैं बात करूं, बताओ कितने उद्योगों को इसके अंतर्गत रखा गया था। तो पार्ट बी के अंतर्गत कितने उद्योगों को रखा गया, 13 उद्योगों को रखा गया, 13, है ना, याद रखना। 13 जो इंडस्ट्रीज थी वो इनमें रखी गई। और एक थी पार्ट सी, पार्ट सी के अंतर्गत मेरे साथियों याद रखना, या भाग सी के अंतर्गत जितने भी शेष उद्योग थे उनको रखे गए थे। ये सब नहीं याद रखना है कि कितने उद्योग थे क्या है ना, केवल इतना याद रखना कि बाकी को शेष को पार्ट सी के अंतर्गत रखा गया था दूसरी औद्योगिक नीति के अंतर्गत, है ना। यह सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी।
इसके बाद में फिर तीसरी औद्योगिक नीति आई थी दिसंबर 1977 में, याद रखना। तो अब लिखेंगे हम तीसरी औद्योगिक नीति। हालांकि तीसरी शब्द कहना ठीक नहीं है, आप केवल इतना लिखो औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। वापस से कुछ पुरानी नीति में संशोधन किया गया और दिसंबर की बात है। अगर आप तिथि भी जानना चाहते हैं मेरे साथियों तो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो 23 दिसंबर की बात है। 23 दिसंबर 1977 को, है ना, ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी। 1977 को ये औद्योगिक नीति आई थी मेरे साथियों, और जॉर्ज फर्नांडिस इस समय उद्योग मंत्री थे। ठीक है, तो याद रखना है कौन थे उद्योग मंत्री, जॉर्ज फर्नांडिस। तो इसकी जो घोषणा है वो किसके द्वारा की गई थी, जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा की गई थी, जॉर्ज फर्नांडिस। तो जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, इस औद्योगिक नीति की, जो कि 1977 में दिसंबर में आई थी, याद रखना, है ना। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, इसके बाद में फिर हमने और भी औद्योगिक नीति लेकर के आए, लेकिन ठीक है, इसके बाद में फिर हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर के आए, है ना, नई आर्थिक नीति को लेकर के आए, नई आर्थिक नीति को लेकर के आए। और ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी मेरे साथियों, ये कब आई थी? तो याद रखना है, हालांकि मैं पहले ही हेडिंग लिखा चुका हूं, लेकिन फिर भी 24 जुलाई 1991 को आई थी। अगर आपसे यह पूछा जाए कि ये जो नई आर्थिक नीति थी, इसको पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया, तो मेरे साथियों 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना में इसको लागू किया गया पहली बार। 8वीं पंचवर्षीय योजना में फर्स्ट टाइम लागू किया गया इसको, फर्स्ट टाइम, पहली बार इसको क्या किया गया, देश के अंदर लागू किया गया, है ना। क्या किया गया, इसको पहली बार इसको मेरे साथियों लागू किया गया, ये बात ध्यान रखना है। और इसी आर्थिक नीति के समय पर देश के अंदर प्रधानमंत्री कौन थे, तो इस समय देश में पीएम कौन थे मेरे साथियों, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, क्या नाम है, पीवी नरसिम्हा राव इस समय प्रधानमंत्री थे। और अगर वित्त मंत्री की मैं बात करूं कि इस समय वित्त मंत्री कौन थे, तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि हमारे स्वर्गीय श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो थे, वो इस समय मेरे साथियों डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो डॉक्टर साहब हमारे इस समय वित्त मंत्री थे। बाद में ये प्रधानमंत्री के पद पर भी रहे और एकमात्र ऐसे आरबीआई के गवर्नर थे जो प्रधानमंत्री के पद पर भी सुशोभित हुए, है ना, और देश को बहुत सारी चीजें इन्होंने प्रदान करी। ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, इसमें हमने एक मॉडल प्रस्तुत किया गया था मेरे साथियों, और इस मॉडल को हम लोग बोलते थे एलपीजी मॉडल। तो याद रखना, नई आर्थिक नीति के अंतर्गत ही एलपीजी मॉडल को क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था, है ना। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि कौन सी नीति में एलपीजी मॉडल को लाया गया, तो नई आर्थिक नीति में एलपीजी मॉडल को लाया गया था। आ गई बात समझ में? अब अगले पेज पर मैं आपको यह बताता हूं कि एलपीजी का मतलब क्या होता है ना। ये जो एलपीजी मॉडल है, इसका मतलब क्या होता है, यही तो बताना है ना मुझे। तो याद रखना, ये जो एलपीजी मॉडल है, इसका मतलब क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो देखो जरा एलपीजी का मतलब क्या होता है। देखो, एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, एल का मतलब क्या होता है, लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के नाम से आप इसे जानते हैं। और इसी को हम उदारीकरण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, उदारीकरण। याद रखना, एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन। अभी हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे, दैट्स वाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, 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 दैट्स मीन्स निजीकरण, निजीकरण। सरकार अभी बहुत ज्यादा इस पर ध्यान भी दे रही है ना। क्या बोलते हैं इसको, निजीकरण के नाम से आप इसे जानते हैं, है ना, निजीकरण के नाम से आप इसे जानते हैं। ठीक है, तो निजीकरण के नाम से आप इसे जानते हैं, प्राइवेटाइजेशन आप इसे कह देते हैं। और जी का मतलब क्या होता है, तो मेरे दोस्त जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। जी का मतलब क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन के नाम से आप इसे जानते हैं। और इसे अगर हिंदी में हम देखें तो इसे वैश्वीकरण
वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं, या फिर इसके लिए एक और नाम है, इसे भूमंडलीयकरण के नाम से, भूमंडलीकरण भी आप इसे कह देते हैं। तो वैश्वीकरण या इसी को भूमंडलीकरण के नाम से भी आप इसे जानते हैं, है ना। तो ये दोनों इसके नाम है, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण, ये दोनों आप इसे कह देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल कई बार यहां से परीक्षा में पूछे जाते हैं, और सवाल इस तरीके से पूछे जाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसके मतलब को हम देखेंगे कि इसका मतलब होता क्या है ना, और हम किस तरीके के सुधार की यहां पर बात कर रहे हैं। तो निजीकरण का, उदारीकरण का मतलब क्या है, निजीकरण का मतलब क्या है, और वैश्वीकरण का मतलब क्या है, इन बातों को थोड़ा सा समझने के लिए हमें यहां पर विस्तार देना पड़ेगा। कैसे विस्तार देंगे हम? सबसे पहले हम बात करेंगे उदारीकरण की। आइए जरा उदारीकरण की हम चर्चा कर लेते हैं। उदारीकरण का मतलब होता है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, उदारीकरण का मतलब है उदार रवैया अपनाना, मतलब किसी के प्रति सहानुभूति रखते ना हम, यार अरे बेचारा इसकी मम्मी पापा नहीं है, अच्छा बेटा, है ना, ऐसे करते हैं हम, उदार रवैया अपनाते हैं। गरीब मतलब भाव आ जाते हैं यार कि यार क्या करें इसमें, है ना। तो इसमें उदारीकरण का मतलब क्या होता है कि जो आर्थिक क्रियाकलाप है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, याद रखना इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है उसमें सरकार की भूमिका को कम करना, या सरकार उदार रवैया अपनाए प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ, प्राइवेट सेक्टर के प्रति कि यार कितने अच्छे प्राइवेट सेक्टर वाले, देश में इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएंगे, है ना। तो यही बात याद रखना। तो उदारीकरण का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले निजी क्षेत्रों के प्रति, जो प्राइवेट सेक्टर से हैं, निजी क्षेत्रों के प्रति, है ना, उदार रवैया अपनाना, उदार रवैया अपनाना, है ना। या दूसरे शब्दों में कहें तो कानून और नियमों में ढील देना, कानून और नियमों को सरल करना, कानून और नियमों को सरल करना, इसका मतलब यह भी है, या फिर ढील देना। ढील का मतलब समझते हैं ना, कमजोर छोड़ना, ढील देना। जैसे अगर आपके पापा ने कहा कि बेटी रात को 8 बजे बाद आप कहीं नहीं जा सकती, और अगर आप 9:30 बजे तक भी पहुंची हो तो आपके पिताजी कहेंगे वाह बेटा आ जा, कोई बात नहीं, है ना। तो ढील देना, इसको क्या बोलते हैं? ढील देना मेरे साथियों, है ना। या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो निजी क्षेत्र को स्वतंत्रता, या निजी क्षेत्र की स्वतंत्रता को बढ़ाना, निजी क्षेत्र की जो स्वतंत्रता है उसको क्या करना? बढ़ाना। प्राइवेट सेक्टर, अरे भाई निजी जीवन है यार, जीने दो। वैसे ही प्राइवेट सेक्टर अगर भारत में काम कर रहा है तो उसकी स्वतंत्रता को बढ़ाना, है ना, या फिर सरल करना कानूनों को, या फिर एक और नाम से जानते हैं, इसका मतलब यह कि सरकारी हस्तक्षेप जो है उसको कम करना, सरकारी हस्तक्षेप को कम करना, सरकारी हस्तक्षेप को कम करना। यह भी हो सकता है भाई सरकार जो है वो प्राइवेट सेक्टर को वरीयता दे, है ना, सरकार अपनी भूमिका को कम करे, हस्तक्षेप को कम करना, या सरकारी भूमिका में कमी करना, जो गवर्नमेंट रोल है उसको क्या करना? कम करना, ताकि प्राइवेट सेक्टर आगे आकर के कुछ काम कर सके। ये दरअसल आपको ध्यान रखना है। अब कैसे कम करना उदारीकरण में, कैसे हम सरकारी भूमिका को कम कर सकते हैं? ढील का मतलब समझ नहीं आया। ढील का मतलब यह है शुभम भाई कि मान लो आप रात को 12-12 बजे घर आ रहे हो, है ना, और आपके पिताजी ने कहा है कि बेटा बहुत बजाऊंगा तेरे को अगर तू रात को 10 बजे के बाद आया घर पे, तो, है ना, और आप डेली 12-12 बजे बाद आ रहे हो सकता है कोई पढ़ने जा रहे हो, या हो सकता है कोई आपको कुछ और काम हो, एक्स्ट्रा क्लास भी हो सकती है आपकी, है ना। तो आपके माता पिता, आपको पिताजी लठ लेके रखते हैं आपके, है ना, और चप्पल मम्मी लेके रखती तैयार। तो जब आप रात को डेली 12-12 बजे आओगे तो फिर आपके पिताजी थोड़ा सा ढील दे देंगे, वाह यार बच्चा है, जवान है, ठीक है घूमने दो। वो ढील, थोड़ा सा उदार रवैया अपनाना, है ना। ढील का मतलब छूट होता है यहां पर, बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो अब ये जो ढील है, सरकारी हस्तक्षेप में कमी है, सरकारी भूमिका में कमी है, ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से अपनाई गई। जैसे औद्योगिक क्षेत्र में या उद्योग क्षेत्र की मैं बात करूं तो इसमें कैसे ढील को अपनाया गया। तो उद्योग क्षेत्र में उदारीकरण की अगर मैं बात करूं, उद्योग क्षेत्र में उदारीकरण का क्या मतलब है भैया, इंडस्ट्रियल सेक्टर में लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है। तो उद्योग क्षेत्र में उदारीकरण को कैसे अपनाया गया वो जरा समझना। सबसे पहली बात तो सरकारी नियंत्रण जो है उसको क्या कर लिया गया? कम कर लिया गया। बहुत सारी चीजें ऐसी थी
जिसको लाइसेंसिंग व्यवस्था के अंतर्गत रखा गया था और यह कहा गया था कि इसका उत्पादन केवल सरकार ही कर सकती है। तो सरकारी नियंत्रण में मेरे साथियों कमी कर दी गई। अब उन वस्तुओं का उत्पादन करने की जिम्मेदारी भी प्राइवेट सेक्टर पर दे दी गई, याद रखना है, उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत, है ना। और एक लाल फीताशाही है, रेड टेपिज्म के नाम से आप इसे जानते हैं, लाल फीताशाही। लाल फीताशाही समझते हैं आप लोग? लाल फीताशाही आपने देखा होगा ना, राजनीतिक चीजों में ज्यादा प्रयोग होता है कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति आ रहा है या कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति आ रहा है तो नीचे रेड कारपेट बिछा देते हैं, है ना, ताकि उनके सम्मान में, याद रखना। तो ये जो लाल फीताशाही है मेरे साथियों, इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया कि भाई कोई कुछ नहीं है, अब आपको देश के लिए काम करना है ना, किसी विशेष व्यक्ति समुदाय के लिए काम नहीं करना है। फिर आप कह सकते हैं कि जो लाइसेंसिंग व्यवस्था है उद्योग में, लाइसेंसिंग व्यवस्था को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो लाइसेंसिंग व्यवस्था को क्या किया गया मेरे साथियों, समाप्त कर दिया गया। ये भी प्रयास यहां पर किए गए मेरे साथियों, किसमें, औद्योगिक क्षेत्र में ये सारे प्रयास किए गए। नियमों को उदार किया गया, क्या बोलते हैं, नियमों को उदार किया गया। नियमों और कानूनों में उदारता अपनाई गई, कानूनों को क्या किया गया, सरल किया गया, सरल किया। आ रही बात समझ में? तो नियमों और कानूनों को सरल किया, ये बात भी आपको याद रखना है। ये किसमें किया, उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत किया। किसमें किया मेरे साथियों, उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत किया है, ये बात आपको याद रखना है। वैसे ही हमने मेरे साथियों फाइनेंशियल सेक्टर में क्या किया, तो फाइनेंशियल सेक्टर का मतलब क्या होता है, वित्त क्षेत्र में हमने क्या क्या किया, है ना, या अन्य सुधार आप देखें, अन्य सुधार उदारीकरण के अंतर्गत, अन्य सुधार में हमने क्या क्या देखने को मिलते हैं चीजें। तो अन्य सुधार में आप देखेंगे आरबीआई की जो भूमिका है उसको हमने कम किया, है ना। आरबीआई का जो रोल है ना, आरबीआई की भूमिका, पहले आरबीआई की भूमिका बहुत ज्यादा थी देश के अंदर, आज भी है, लेकिन आज हमने ना जो निजी क्षेत्र की बैंकें हैं उनको भी थोड़ा सा वरीयता दी है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनको भी वरीयता दी कि यार आप भी अपने डिसीजन खुद ले सकते हो। आरबीआई को कंट्रोल करने की कोशिश की, आरबीआई की भूमिका को सीमित करने की कोशिश की, है ना। जो बैंकों में विदेशी निवेश है, याद रखना, जो बैंकों में विदेशी निवेश है, या ऐसा लिखे, डायरेक्ट लिखो, विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की कोशिश की। विदेशी निवेश जो है इसको बढ़ावा देने की कोशिश हमने की सुधार के अंतर्गत, उदारीकरण के अंतर्गत। इसके अलावा हमने बहुत सारे टैक्स रिफॉर्म भी करने की कोशिश की। एक कर सुधार की अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए, तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेस में मेरे साथियों बहुत अच्छा और बहुत बड़ा, देश का अभी तक का सबसे बड़ा कर सुधार जो है वो जीएसटी को माना गया है। आ रही बात समझ में? तो ये कुछ हमने यहां पर क्या किया है, उदारीकरण के लिए, उदारीकरण को अपनाने की कोशिश की है। आ गई बात समझ में आप लोगों को? तो उदारीकरण के अंतर्गत ये चीजें हैं भाई, ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। उदारीकरण का मतलब समझ में आ गया आपको, निजी क्षेत्र के प्रति उदार रवैया अपनाना या सरकारी हस्तक्षेप को कम करना, कानून और नियमों को सरल करना या ढील देना, और निजी क्षेत्र की स्वतंत्रता को बढ़ाना। आ गई बात समझ में मेरे दोस्त? ये उदारीकरण है। औद्योगिक क्षेत्र में हमने उदारीकरण को कैसे अपनाया, तो सरकारी नियंत्रण में कमी की, लाइसेंसिंग व्यवस्था समाप्त कर दी, लाल फीताशाही को समाप्त कर दिया, नियम और कानूनों को सरल किया। इसके अलावा हमने कर सुधार किए, विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की कोशिश की, आरबीआई की भूमिका को सीमित किया, और बैंकों को, याद रखना, एक चीज और लिख सकते हैं, या इसी को या करके लिख लो, या बैंकों को स्वतंत्रता दी, बैंकों को स्वतंत्रता दी मेरे साथियों। किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता को हमने बढ़ावा देने की कोशिश की कि वो ज्यादा से ज्यादा लोन दे, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके, इकोनॉमिक रिफॉर्म कर सके, है ना, जिससे भी चीजें काम चल सके, वो सब बातें। तो ये उदारीकरण के अंतर्गत आपने चीजों को समझने की कोशिश की। मुझे बताओ दूसरी क्या चीज थी मेरे साथियों, उदारीकरण के बाद में पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन। अब हम बात कर लेते हैं निजीकरण के बारे में, कि हमने निजीकरण में क्या क्या समझेंगे हम लोग। निजीकरण, है ना, निजीकरण का मतलब है प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। अभी आपको एक बात बताऊं मेरे दोस्त, रेलवे में अभी जो वैकेंसी आई है उसमें कितने फॉर्म भराए हैं आपको पता है? अभी कल शायद एक दोस्त का मैंने स्टेटस देखा था, वो रेलवे में ही है, ग्रुप डी में, है ना, पाटे पाटे घूम रहा था, तो उसका मैंने स्टेटस देखा, 1 करोड़ से ज्यादा लोग, 1 करोड़ 8 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, ठीक है। कितने लोगों ने? 1 करोड़ 8 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, ठीक है भाई साहब, कितना कंपटीशन है। और ये कंपटीशन किसके लिए है? मेरे लिए है, आपके लिए है? आपके लिए।
निजीकरण का मतलब क्या होता है वो जरा समझना। निजीकरण का मतलब स्वामित्व को निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र में स्थानांतरित करना। ओके, बहुत अच्छी बात। और बताओ हैं, और हम किस भाषा में समझ सकते हैं इसको, और बताओ। देखो, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, निजीकरण का मतलब यह होता है कि जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अब बोले ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को हम लोग किस नाम से जानेंगे? इनको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के नाम से आप इसे जानते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अभी बताता हूं सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या इसे पीएसयू के नाम से भी जानते हैं। पीएसयू याद रखना, भूलना नहीं है। पीएसयू, पसू नहीं, पसू नहीं है, पीएसयू याद रखना है। पशु याद नहीं रखना है, पीएसयू याद रखना है। तो जो पीएसयू, अभी बताता हूं पीएसयू का मतलब क्या है, हालांकि आप समझदार है पीएसयू का मतलब क्या है, ठीक है। देखो, ये जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, इसके प्रबंधन के लिए, प्रबंधन का मतलब है मैनेजमेंट, तो इस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के प्रबंधन और जो स्वामित्व है, इसको क्या किया सरकार ने? प्रबंधन और स्वामित्व को, स्वामित्व का त्याग करके निजी क्षेत्र को या प्राइवेट सेक्टर को, निजी क्षेत्र को सौंपा या सौंप दिया। ये सौंफ नहीं है जो वो सौंफ खाने वाली होती है। सौंपने का मतलब है निजी क्षेत्र को अधिकार दिया कि अब तुम इस पीएसयू का प्रबंधन करो, इसका मैनेजमेंट करो, इसकी ओनरशिप रखो। आ रही बात समझ में? और पीएसयू का मतलब क्या होता है वो जरा देख लो एक बार। यहां पर पीएसयू का मतलब होता है कि सरकार के जो पीएसयू होते हैं, सरकार के जो उद्यम होते हैं, है ना, सरकारी उद्यम जो होते हैं, उन्हीं को पीएसयू के नाम से जाना जाता है। और सरकारी उद्यमों को 3 श्रेणियों में बांटा गया विशेष रूप से। कौन कौन सी श्रेणियों में? तो याद रखना, एक श्रेणी है आपकी, किस नाम से जानते हैं उसे? मिनी रत्न के नाम से जानते हैं। मिनी रत्न, है ना, मिनी रत्न। एक को आप लोग किस नाम से जानते हैं? मिनी रत्न के नाम से जानते हैं। और मिनी रत्न से बड़ा है नवरत्न, याद रखना है। और एक और कौन सी कंपनी? महारत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी। और इन्हीं कंपनियों को आप जो है वो किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना है, इसी को आप जो है वो सरकारी उद्यम के नाम से जानते हैं। तो ये जो पीएसयू है आपके, जैसे कि बीपीसीएल, एचपीसीएल, एनटीपीसी, है ना, आईओसीएल, जितने भी सरकारी उद्यम है, इन सरकारी उद्यमों को, जैसे रेलवे भी तो एक सरकारी उद्यम है, तो रेलवे में निजीकरण का मतलब क्या है? रेलवे में प्रबंधन और स्वामित्व का मतलब क्या है? तो निजी क्षेत्र को हमने आमंत्रित किया, प्राइवेट सेक्टर की, आओ यार ये रेल है, इस रेल को आप लोग देखो, हम चला लेंगे इसको, हम नौकरी करने वाले लोग हम दे देंगे, लेकिन आप भी इसमें भूमिका बढ़ा लो। अब आप घूम के देखो रेलवे में, मैं सरकार की बढ़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं सरकार की वो आपको ये नहीं कर रहा हूं कि मैं सरकार की गुणगान कर रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आज आप स्लीपर या थर्ड एसी में भी अगर आप ट्रेवल करोगे ना, करोगे एक दिन, क्योंकि आप सब रेलवे की तैयारी कर रहे हो, नहीं करोगे तो करवाओगे, आप सुविधा करवाओगे। अब जाके देखो मेरे दोस्त, थर्ड एसी में देखो, मैं भी गया हूं 1-2 बार, यूं तो स्लीपर में ही जाने का मौका मिलता है भाई साहब, इतना पैसा ही नहीं है, लेकिन फिर भी 1 आध बार गया हूं थर्ड एसी में। तो क्या क्या सुविधाएं मिलती है वहां पर? आपको सोने के लिए कंबल मिलेगा, अगर कंबल नहीं है, तकिया नहीं है, तो वहां पर उस बोगी में, बोगी बोलते हैं ना उसको, है ना, जो डिब्बा रहता है उसके अंदर मोबाइल नंबर लिखे हुए रहते हैं। हालांकि वहां पर 2 अटेंडर भी रहते हैं। अगर आपके पास में कंबल या फिर तकिया नहीं है, उस सीट पे नहीं मिला आपको, आप उसे बोलो, आपको 5 मिनट में उपलब्ध करा के देंगे। इसके अलावा आप लेटरिन बाथरूम को देख लो, हालांकि देखने कोई नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आपको नीट एंड क्लीन देखने को मिलेगी। स्लीपर से तो काफी अच्छी है। आपको दूसरा कोई व्यक्ति उसके अंदर घुसा हुआ नहीं मिलेगा जिसके पास टिकट नहीं है। तो यार निजीकरण में और क्या चीज है? और लिखा हुआ रहता है वहां कि ये बायो टॉयलेट है, इसका उपयोग ऐसे करे, इसका। एक बार वंदे भारत में बैठा, तो वंदे भारत में बैठा तो सारी सुविधाओं को मैंने देखा, खाने तक की चीजें वहां पर अवेलेबल है और अच्छे रूप में। आ रही बात समझ में? तो बहुत अच्छा, निजी क्षेत्र जब जाएगा ना तो काम करेगा वो। सरकारी बसों में जाओगे तो आपको अलग अंतर देखने को मिलेगा, प्राइवेट बसों में, लग्जरियस बसों में जाओगे तो वहां पर आपको अंतर अलग देखने को मिलेगा।
तो अंतर तो है, आ रही बात समझ में, अंतर तो है। तो यही बात मैं आपको बताना हूं कि जो सरकारी उद्यम है, चाहे रेलवे हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, तो वहां पर क्या करना मेरे साथियों, वहां पर सरकारी क्षेत्र को या सरकारी क्षेत्र की भूमिका को कम करके और निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा देना, इसी को बोलते हैं निजीकरण। दूसरे शब्दों में आप लिख लो यहां पर कि सरकारी हस्तक्षेप को कम करना, इसका मतलब भी यही होता है, सरकारी हस्तक्षेप, सरकारी हस्तक्षेप में कमी करना, और फिर लिखना निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा देना। जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी भूमिका को क्या करना, बढ़ावा देना, प्राइवेट सेक्टर के रोल को क्या करना, बढ़ावा देना। ये दरअसल किसको कहा जाता है, निजीकरण को कहा जाता है ना, निजीकरण को। या इसको और आसान भाषा में कहें तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि सरकार द्वारा देखो निजीकरण का मतलब क्या है, इसका मतलब यह भी हो सकता है कि सरकार द्वारा सरकारी उपक्रमों का विनिवेश करना, डिसइन्वेस्टमेंट करना। आ रही बात समझ में? तो सरकार द्वारा पीएसयू का, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का विनिवेश करना, विनिवेश, या इसी को आप डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। तो सरकार द्वारा पीएसयू का विनिवेश करना, यह भी इसका सही आंसर है। विनिवेश का मतलब है सरकारी उपक्रमों की हिस्सेदारी को बेचना, उसके शेयर्स को बेचना। ठीक है, इससे हमें क्या क्या लाभ मिलेंगे, क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं इस निजीकरण से। अगर सरकार मेरे साथियों विनिवेश करेगी तो इसके क्या क्या लाभ होंगे। भाई रेलवे में विनिवेश किया सरकार ने तो क्या क्या लाभ हुआ, तो याद रखना आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा, मॉडर्निफिकेशन आप इसे कहते हैं, आधुनिकीकरण क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, मॉडर्निफिकेशन, मॉडर्निफिकेशन आप इसे कहते हैं, इसको बढ़ावा मिलेगा। भाई आपको कुछ अत्याधुनिक चीजें देखने को मिलेगी, अच्छा ऐसी ठंडी हवा वगैरह वगैरह, कितना मजा आता है मेरे दोस्त। आ रही बात समझ में? तो ये बढ़ावा मिल सकता है। या फिर और क्या मिल सकता है, जो विदेशी व्यक्ति अगर भारत में आकर के विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा कुल मिलाकर के, तो विदेशी निवेश, विदेशी निवेश है ना, जिसे आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम से आप इसे जानते हैं, इन्वेस्टमेंट, इसको भी बढ़ावा मिलेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा, विदेशी निवेश भारत में आएगा, एफडीआई प्रवाह को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें बढ़ा, देखो भाई अगर विदेशी निवेश आएगा साथ में बहुत सारी टेक्नोलॉजी लेकर के आएगा, तो विदेशी तकनीक, विदेशी तकनीक, टेक्नोलॉजी, विदेशी तकनीक है ना, और वित्त, वित्त का मतलब क्या होता है, विदेशी मुद्रा आप इसे कह सकते हैं, वित्त का मतलब क्या होता है, फॉरेन करेंसी है ना, ये भी भारत में आएगी, विदेशी तकनीक आएगी, वित्त, विदेशी वित्त है ना, विदेशी मुद्रा भारत के अंदर आएगी है ना, विदेशी विदेशी कार्य हमारे भारत में आएंगे मेरे साथियों है ना, इनमें बढ़ोतरी होगी कुल मिलाकर के। या वित्तीय अनुशासन आप इसे कह लीजिए, फाइनेंशियल वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा मिलेगा, फाइनेंशियल डिसिप्लिन आप इसे कह देते हैं मेरे साथियों, वित्तीय अनुशासन, इसको भी बढ़ावा मिलेगा देश के अंदर। आ गई बात समझ में? तो ये भी एक लाभ आपको यहां पर देखने को मिलेगा। आ गई बात समझ में? चलो भाई आगे बढ़े, वित्तीय अनुशासन समझ में आ गया आप लोगों को क्या है? तो वित्तीय अनुशासन का मतलब ये होता है कि पैसों का लगातार प्रवाह बढ़ेगा, विदेशी प्रवाह लगातार बढ़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आ गई बात समझ में? विदेश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है, किसी दिन समय रहेगा तो उसकी भी क्लास लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना, विदेशी निवेश कितना है वो सब बात है। आ गई बात समझ में? तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है निजीकरण। तो निजीकरण के ये सब लाभ है मेरे साथियों। अच्छा, कुछ हानियां भी निजीकरण की, क्या क्या हानियां है वो जरा लिख लो है ना। निजीकरण की हानियां, रेलवे में आप एसी का लाभ लेने के लिए, कंबल का लाभ लेने के लिए मेरे साथियों है ना, कंबल का लाभ तो ले लोगे लेकिन इसकी कुछ हानियां भी है। क्या क्या हानियां हैं देखो, सरकारी रोजगार, मैं कह रहा हूं रोजगार कम नहीं होंगे, सरकारी रोजगार में कमी होगी, इस बात को समझना आप लोग, सरकारी रोजगार में कमी होगी, सरकारी रोजगार में कमी होगी।
अरे भाई सरकार नौकरी नहीं दे पाएगी कुल मिला के ये। हालांकि दोस्त मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप में योग्यता है, अगर आप में इफिशियंसी है, तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार ले सकते हो, क्या दिक्कत है? अरे भाई प्राइवेट सेक्टर में भी, हाँ ये है, प्राइवेट सेक्टर में आपका जो सुरक्षा का हिस्सा है, सिक्योरिटी है, वो कम प्राइवेट सेक्टर में कम होती है ना। तो मेरे साथियों सुरक्षा की अगर हम बात करें तो ये थोड़ी कम होती है। सुरक्षा कम कैसे होगी भाई? अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हो तो आपको कोई हटा नहीं सकता, लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हो तो शायद आप 2-4 दिन काम करो, 10 महीने काम करो, 10 साल काम करो, उसके बाद आपको भगा दे, ये तकलीफ हो सकती है। लेकिन वहां पर सरकारी रोजगार में भी कमी होगी, ये भी एक तकलीफ है मेरे साथियों, है ना। तो रोजगार मेरे साथियों विशेष रूप से कम होगा, सुरक्षा जो है वो भी कम होगी मेरे साथियों, है ना, ये ध्यान रखना। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप अच्छे प्राइवेट सेक्टर के साथ में जुड़ोगे तो आपको स्वास्थ्य बेनिफिट मिलेगा, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, विदेश का टूर करने का भी मौका मिलेगा, है ना। आ गई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के ये कुछ हानियां भी है इसकी, मैंने आपको बताई, लेकिन ऐसा नहीं है, हानियों के साथ साथ इसके लाभ भी अच्छे खासे हैं। तो विदेशी निवेश होना चाहिए देश के अंदर, प्राइवेट सेक्टर का रोल इसमें होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जब होगा तो आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, आपको ऑप्शंस बहुत सारे देखने को मिलेंगे, तो ये जरूरी है मेरे ख्याल से। तो ये निजीकरण के बारे में मैंने मोटा मोटा अंदाज आपको बताया। अब निजीकरण के बाद में एक और शब्द है जिसका नाम है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? वैश्वीकरण का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, इसी को भूमंडलीकरण के नाम से भी जानते हैं, ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन के नाम से आप इसे जानते हैं, वैश्वीकरण बोल देते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है वो जरा समझो, है ना। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन के नाम से आप इसे जानते हैं। देखो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो मेरे साथियों भारत का विदेशी व्यापार, भारत का जो विदेशी व्यापार है इसको बढ़ावा देना, जो फॉरेन ट्रेड है हमारा, है ना, भारत की जो विदेशी व्यापार है, आयात निर्यात को बढ़ावा देना, कुल मिलाकर के है। और जब आयात निर्यात को बढ़ावा मिलेगा तो विदेशी निवेश आकर्षित होगा, विदेशी निवेश आकर्षित होगा, इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो इससे मेरे साथियों अट्रैक्ट होगा, भारत के अंदर आएगा, है ना। इसका मतलब होता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को, हमारे देश की इकोनॉमी को, हमारे देश की इकोनॉमी को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ना, हमारे देश की इकोनॉमी को वैश्विक अर्थव्यवस्था, वैश्विक इकोनॉमी से जोड़ना, से जोड़ना, से जोड़ना, है ना। और लिखेंगे व्यापारिक प्रतिबंधों को कम करना, इसका मतलब यही है, जो फॉरेन आपके जो हम कहें कि ट्रेड से जो टैरिफ लगाते हैं उसको कम करना, है ना। तो व्यापारिक प्रतिबंधों को कम करना, व्यापारिक प्रतिबंधों को क्या करना, कम करना। भाई क्यों टैरिफ लगाएं, हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बढ़ाने की कोशिश करें। तो वैश्वीकरण का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है आपका, है ना, मुक्त व्यापार समझौता जिसे आप कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मुक्त व्यापार समझौता, मुक्त व्यापार समझौता, मुक्त व्यापार समझौता जो है ना, जिसे आप मुक्त व्यापार समझौता या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसको क्या करना, बढ़ावा देना। इसका ऊपर का एरो का ऊपर का मतलब है कि इसको बढ़ावा देने की बात यहां पर की गई है मेरे साथियों। आ गई मेरे साथियों बात समझ में आपको, है ना। तो मुद्रा को व्यापार बनाना, मतलब व्यापक बनाना, ये सारे के सारे की बातें जो है वो वैश्वीकरण से संबंधित है। तो हमारे देश की इकोनॉमी को विश्व की इकोनॉमी के साथ में जोड़ना, इसलिए ऐसा किया जाता है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। यहां पर एक बार जल्दी से मुझे बता दें कि क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, जल्दी से बता दें कि हाँ सर यहां तक की बातें समझ में आ गई। नितिन कुमार कह रहे हैं मेरे को कुछ नहीं आ रहा है। नितिन भाई शायद आप लेट जुड़े हुए हो इसलिए आपको कुछ नहीं आया है ना, या फिर आप कमेंट में रह गए होंगे, है ना। ठीक है, सेटिंग बाजी में तो नहीं रह गए ना इधर, हैं?
बच्चे कमेंट कर रहे थे सेटिंग हो नहीं जाए तब तक नहीं जाऊंगा। अरे मेरे भाई क्या ही बोलूं मैं अब आपको। देखो आपका अपना भाव है यार, पैर आपका, कुल्हाड़ी आपकी, सब कुछ आपका ही है। आपको जैसे चलाना है वैसे चलाओ, सब कुछ आपका ही है। मेरा कुछ नहीं जाता है ना, मेरा कुछ नहीं जाता और आपका ही जो जाएगा वो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मेरा कुछ भी नहीं जाएगा, सब आपका ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ना करें तो ज्यादा अच्छा है। पैरों पर मारो अच्छे से कुल्हाड़ी, है ना, जीवन को कर दो बर्बाद। और ये मैं क्यों बोलूंगा भाई, हो सकता है मैं बोलूं तो ज्यादा बुरा लगे। इससे ज्यादा अच्छा है कि फॉर्म की संख्या देख लो मेरे साथियों। फॉर्म की संख्या कितनी है पता है, नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने हैं? तो आपकी एग्जाम में नंबर ऑफ फॉर्म्स है 1,08,00,000। मैं नहीं कह रहा हूं, ये डेटा कह रहा है। 1,08,00,000 फॉर्म है। ठीक है, और इनमें से अब आपको चयन करना है, अब आपका चयन इसमें से होगा। तो जो जितना ज्यादा पढ़ेगा वो उतना अच्छा पाएगा। ठीक है, और जो जितना कम पढ़ेगा, जो जितना टाइम पास करेगा वो उतना ही कम पाएगा। तो फैसला आपके हाथों में। पैर आपका है, कुल्हाड़ी आपकी, किताब आपकी है, कॉपी आपकी, पेन आपका है ना, जैसे करना है वैसे करो। पर मेरे दोस्त, अगर माँ बाप ने आपको कहीं बाहर छोड़ रखा है तो उनका दिल मत तोड़ो, पढ़ लो। कुछ देर की और बात है ना, कुछ समय की और बात है, बस केवल एग्जाम तक पढ़ लो। अपने आप को, मन को समझाने के लिए खाली इतना कर लिया करो कि यार खाली परीक्षा तक ही तो पढ़ना है, इसके बाद तो आराम करूंगा, इसके बाद तो ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, उसको भी घुमा लाऊंगा, इसको भी घुमा लाऊंगा, सब कर लूंगा। केवल इतना मन मार लो, क्योंकि सिलेक्शन की जो खुशी है ना, वो खुशी जब आप अपने माँ बाप की आंखों में देखोगे तो वो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी नजर आई है आप लोगों को, सबसे बड़ी खुशी नजर आई है। आपको लगेगा कि इससे बड़ी तो खुशी है ही नहीं। अभी एक यूपीएससी में मेरे ख्याल से 500 से ज्यादा रैंक आई है, आईपीएस बना एक, वो भेड़ों को चराता था। मेरा नाम तो नहीं पता, रील्स में देखा था मैंने भी, और नवीन भाई ने स्टेटस भी डाला था। और वो व्यक्ति गडरिया था। और जब वो, उसके परिवार को देखो, अगर वो वीडियो आपने देखा हो तो, मतलब मैंने देखा उस वीडियो को तो मेरी तो आंखें भर आई। मन माना नहीं स्टेटस डालने के बिना, पर फिर भी मैंने नहीं डाला। मैंने कहा नहीं, कुछ अच्छा इस पर मतलब टीम को बोल के और अच्छे से कुछ डलेगा तो ठीक रहेगा। तो मतलब मेरी ये मतलब वो चीज देखी ना, वो वीडियो देखा ना, तो उस वीडियो में ऐसा था कि वो जब घर पे आ रहा है, और काई से आया पता है आपको, वो आईपीएस बन गया है। वो आया काई से, वो आया उससे, क्या बोलते हैं वो वैन होती है ना, वैन, फोर व्हीलर में भी अच्छी गाड़ी, स्विफ्ट भी अच्छी होती है, वो वैन होती है ओमनी की, उसमें आया वो। और उसमें आया और वो उतरा, और उसके मम्मी आई, मम्मी के पांव छुए उसने, कि मम्मी खूब रोई। वो खुशी के आंसू जो थे कि यार, और साड़ी भी आप देखोगे ना उसकी मम्मी की पहनी हुई, तो आपको पता चल जाएगा कि यार वास्तव में इन लोगों को सफलता मिलनी चाहिए, है ना। वो लड़का भी रो दिया, फिर उसके पेरेंट्स से मिला, वो सबसे मिला, और उसके दोस्तों से मिला, दोस्तों के भी फटे टूटे कपड़े हो रहे हैं जैसे गडरिया समुदाय पहनते हैं वैसे ही। और एक अलग फीलिंग आएगी, आपको लगेगा कि यार सफलता तो यहाँ, क्या खुशी रही होगी उनके घर वालों की यार, मतलब क्या, क्या उनकी तो लाइफ ही बदल गई, पीढ़ी पीढ़ी बदल गई उनकी, है ना, पीढ़ी पीढ़ी बदल गई यार उनकी। अब कम से कम 2 से 3 पीढ़ी तो उनकी सुधर गई, और केवल 2 से 3 पीढ़ी यार। अगर उनका बच्चा सीखेगा तो वो क्या सीखेगा, बाप आइए आईपीएस है मेरा, तो वो भी अब उस तरीके से सीखेगा। मतलब पीढ़ी तो सुधर गई यार, कहां वो झोपड़ी के मकान में रहते थे और अब कहां रहेंगे वो, कहां साइकिल पे, अरे पैदल पैदल भेड़ चरा रहे थे वो, कहां अब। मतलब अलग खुशी है भाई, अलग खुशी है। ऐसी खुशी आप कभी कल्पना भी नहीं कर पाओगे, वैसी खुशी है। इसलिए एग्जाम तक पढ़ लो, मेरी भी आपसे यही सलाह, एग्जाम तक पढ़ लो केवल। अगर एग्जाम तक पढ़ लिया ना आपने तो मजा आ जाएगा, आपकी कसम। आप अपने घर की कायाकल्प बदल दोगे, आप घर की चीजें बदल दोगे, मुझे पूरा भरोसा है, अगर आपने खाली एग्जाम तक पढ़ लिया तो। खैर, मेरा काम आपको समझाना है। मैं तो रोजगार में हूं, रोजगार वितंकित पे मुझे पैसा मिलता है पढ़ाने का, और मेरे पास पैसा आता है, मैं अपना घर चला लेता हूं, है ना। अब आपकी इच्छा, आपको क्या करना है ना। तो मेरे बड़ा भाई अगर समझो, छोटा भाई समझो, तो मेरी इस विनती को सुन लेना, माँ बाप को कभी धोखा मत देना।
आप जिससे प्यार करते हो वो आपको मिल जाएगी। कब मिलेगी? जब नौकरी होगी। आपने अपने माँ बाप को खुश कर दिया ना, तो आप उसको भी घर में ले आओगे। अभी से विद्रोह करके कुछ नहीं होगा। अभी तो आपकी कोई सुनेगा भी नहीं। चलो, ये सब बातें हैं वैश्वीकरण और ये सब मैंने बता दिया है ना। देखो, इसको समझाने में क्वेश्चन अब आएंगे तो आप सॉल्व कर लोगे। मैं क्वेश्चंस भी लेकर के आऊंगा, और संभव हुआ तो कल शाम को 5 बजे फिर क्लास ले रहा हूं। कल क्वेश्चंस की सीरीज ही लेकर के आऊंगा। प्रश्न प्रश्न सॉल्व करेंगे कर हम, ठीक है। चलो भाई, मैं बड़ा भाई हूं आपका, अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो मुझे माफ करना कुछ बोलने में, है ना। लेकिन मन में जो था वो मैंने आपको कहा, शायद इससे कुछ सुधार हो सके, इससे आपके दिमाग में कुछ अच्छी चीजें बच सके, तो मुझे भी खुशी होगी कि यार चलो मैंने कम से कम 2 लोगों को ही आपको समझाने में कामयाब तो रहा। लेकिन कोई बात नहीं, है ना। चलो कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं पूंजी बाजार। नई आर्थिक नीति, आर्थिक सुधार तो हमने पढ़ लिया। अब हम पूंजी बाजार के बारे में बातचीत करते हैं। कैपिटल मार्केट आप इसे कहते हैं, या कैपिटल मार्केट से पहले आप लोग फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ते हैं। वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार क्या है? देखो, वित्तीय बाजार कह लो या इसी को फाइनेंशियल मार्केट के नाम से आप इसे जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फाइनेंशियल मार्केट के नाम से आप इसे जानते हैं। फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार या फाइनेंशियल मार्केट के नाम से आप इसे जानते हैं। तो देखो, वित्तीय बाजार क्या होता है, अगर मैं आपको समझाऊं कि वित्तीय बाजार क्या है तो आप क्या समझोगे? तो जैसे भैंस का बाजार होता है भाई, आप कभी भैंस के हाट में गए हो? हमारे यहाँ भैंस का हाट बोल देते, पशु हाट, पशु मेला। आप गए पशु मेला में? पशु मेले में क्या होता है? पशु बाजार में क्या होता है? तो पशुओं का लेन देन किया जाता है। आ रही बात समझ में? पशुओं का लेन देन होगा। अगर आप बकरियों के मेले में चले गए तो बकरियों का लेन देन होगा। गाय के मेले में चले गए तो गाय का लेन देन होगा। अगर आप भैंस के लेन देन में चले गए तो भैंस का लेन देन होगा। भैंस बाजार में चले गए तो, सब्जी मार्केट में चले जाओ, सब्जियों का लेन देन होगा। मच्छी मार्केट में चले जाओ, मछलियों का लेन देन होगा। यही होता है ना। मांस के बाजार में चल जाओ तो मांस का लेन देन होगा, मीट मार्केट। ज्वेलरी के मार्केट में जाओगे तो ज्वेलरी का लेन देन होगा। वैसे ही जब व्यक्ति फाइनेंशियल मार्केट में जाता है तो वहां पर भी वित्त का लेन देन होता है। तो याद रखना, फाइनेंशियल बाजार या फाइनेंशियल मार्केट किसे कहते हैं? तो जहां पर वित्त का लेन देन हो, जहां पर वित्त का लेन देन हो। वित्त का मतलब क्या होता है? फाइनेंस, है ना। तो जहां पर वित्त का लेन देन हो, लेन देन का मतलब वही होता है, लेना देना, ट्रांजैक्शन आप इसे कह सकते हैं। पैसों का लेना देना कुल मिला के वित्तीय बाजार कहलाता है, ठीक है। और ये वित्तीय बाजार कितने प्रकारों का होता है? 2 प्रकारों का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। इसके कितने प्रकार होते हैं मेरे दोस्त? 2 प्रकार होते हैं। बोले 2 प्रकार होते हैं? हाँ जी, हाँ जी, 2 प्रकार होते हैं। पहला जो बाजार होता है, देखो, पहला जो बाजार होता है उसे बोलते हैं मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार। और मुद्रा बाजार को आप लोग बोलते हैं मनी मार्केट। मनी मार्केट। हालांकि ये हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है आपको पढ़ाना। मनी मार्केट क्या होता है? पहला बाजार। और दूसरा जो बाजार होता है उसी को बोलते हैं मेरे साथियों कैपिटल मार्केट, या इसी को बोलते हैं पूंजी बाजार। पूंजी बाजार। और इसके लिए अंग्रेजी शब्द जो है वो कैपिटल मार्केट है। कैपिटल मार्केट अभी बता दूंगा इसके अन्य नाम क्या है, इसको और किन किन नामों से जाना जाता है। मुझे पता है कि आपको बहुत सारी इच्छाएं हैं अभी जानने की, वो सब बातें मैं करूंगा। तो एक है मुद्रा बाजार, एक है पूंजी बाजार। आ गई बात समझ में मेरे साथियों? मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार, दोनों में वित्त का लेन देन होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों किसके प्रकार हैं? फाइनेंशियल मार्केट या वित्तीय बाजार के प्रकार है, ठीक है। लेकिन जो मुद्रा बाजार होता है ना, यहां पर पैसों का लेन देन 1 साल से कम अवधि के लिए होता है। अगर किसी व्यक्ति को या अगर किसी संस्था को 1 साल से कम अवधि के लिए या 365 दिन से कम अवधि के लिए पैसों का लेन देन करना हो तो आपको मुद्रा बाजार में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पैसों का लेन देन, या मुद्रा बाजार में पैसों का लेन देन, यहां वित्त का लेन देन, पैसों की जगह वित्त शब्द लिखो। यहां वित्त का लेन देन, यहां वित्त का लेन देन 1 वर्ष से कम अवधि के लिए, 1 वर्ष से कम अवधि के लिए होता है। यहां वित्त का लेन देन 1 वर्ष से कम अवधि के लिए होता है। आ गई बात समझ में? तो अगर पैसों का लेन देन 1 साल से कम अवधि के लिए किया जाए तो मेरे दोस्त वो कौन सा है? तो उस वित्तीय बाजार है ना। और 1 वर्ष से कम अवधि को हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म। तो इसे आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं शॉर्ट टर्म, या इसको हिंदी में बोलते हैं अल्पकाल। तो अगर पैसों का लेन देन अल्पकाल के लिए होता है
तो मेरे साथियों वो कैसा बाजार है? मुद्रा बाजार है। कैसा बाजार है? मुद्रा बाजार। तो 1 साल से कम अवधि के लिए अगर पैसों का लेन देन होता है तो उसी को किस नाम से जाना जाता है? मुद्रा बाजार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब ये जो मुद्रा बाजार है ये भी 2 प्रकार का है, याद रखना। इस मुद्रा बाजार के कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। इसके भी कितने प्रकार है मेरे साथियों? 2 प्रकार है। कैसे? 2 जगह से आप पैसों का लेन देन कर सकते हो। सबसे पहला है संगठित मुद्रा बाजार। संगठित मुद्रा बाजार, संगठित मुद्रा बाजार आप इसे कह देते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के नाम से आप इसे जानते हैं। संगठित मुद्रा बाजार, याद रखना क्या बोलते हैं इसको? ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के नाम से आप इसे जानते हैं। ऐसा बाजार जहां वित्त का लेन देन 1 वर्ष से कम अवधि के लिए होता है उसको संगठित मुद्रा बाजार तो बोल देंगे, लेकिन संगठित मुद्रा बाजार में नियम और कानूनों के उपयोग से, नियम और कानून की सहायता से मेरे साथियों पैसा या वित्त का लेन देन होता है। क्या बोल रहा हूं फिर से समझना। एक ऐसा बाजार जिसमें वित्त का लेन देन 1 वर्ष से कम अवधि के लिए नियम और कानूनों की सहायता से होता है उसको बोलते हैं संगठित मुद्रा बाजार। मुझे एक बात बताना, अगर आपको पैसा चाहिए, अगर आपको लोन चाहिए, कार खरीदना है, घर खरीदना है, आप कहां जाओगे? बैंक में जाओगे। तो बैंक में जाओगे तो उसके कुछ कानून हैं, कुछ नियम हैं कि भाई आपको लोन मिलेगा, लेकिन लोन कब मिलेगा? जब आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। जब अगर आप कानून और नियमों के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल होंगे तब आपको लोन मिलेगा। तो याद रखना संगठित मुद्रा बाजार में कानून और नियमों का प्रयोग किया जाता है और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है बैंक। सबसे बढ़िया एग्जांपल है बैंक में बिना नियम कानून के काम होता ही नहीं है। तो पहला कौन सा हो गया? संगठित मुद्रा बाजार हो गया। कोई दिक्कत मेरे दोस्त यहां पर? यह पहला प्रकार है संगठित मुद्रा बाजार, जहां पर नियम और कानून की सहायता से वित्त का लेन देन 1 वर्ष से कम अवधि के लिए हो। उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो मेरे दोस्त उसको आप किस नाम से जानते हो? तो उसी को संगठित मुद्रा बाजार के नाम से जानते हो। ओके, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। आ गई कि नहीं आ गई? चलो एक बार जल्दी से मुझे बता दो कि हां सर बात तो आ गई। एक बार जल्दी से बताओ, आ गई मेरे साथियों बात? आ गई? आ गई? बढ़े आगे। ओके ओके, आ गई बोले, आ गई है ना, आ गई। चलो अब दूसरा प्रकार कौन सा है? तो दूसरा प्रकार है मेरे साथियों जिसको बोलते हैं असंगठित मुद्रा बाजार, अनऑर्गेनाइज्ड। असंगठित मुद्रा बाजार जिसे आप कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट आप इसे कहते हैं। देखो आपके घर में अगर अभी भी मेरे घर में होता है भाई, मेरे घर में जब भी पैसों की आवश्यकता पड़ती है तो मेरे पिताजी बाजार जाते हैं। हालांकि मेरे पिताजी शिक्षक है, टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, तो फिर भी आवश्यकता पड़ती है। भाई साहब कोई से भी मास्टर हो आप, लेकिन पैसों की आवश्यकता घर में पड़ी रहती है ना। तो जब भी पैसों की आवश्यकता पड़ती, जैसे मैं दिल्ली गया था पढ़ने के लिए, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए मैं दिल्ली गया है ना, तो वहां पर भी मुझे पैसों की आवश्यकता। तो जब मैं दिल्ली गया ना मेरे दोस्त तैयारी करने के लिए, जब मैं दिल्ली गया तैयारी करने के लिए, तब मुझे एक संस्थान में फीस जमा करनी थी। और उसकी जो फीस थी वो कितनी थी पता है? 2 लाख रुपए के आसपास लगभग लगभग। तो मैंने मेरे पिताजी से कहा पापा वो मेरे को तैयारी करनी है, आईएएस वाईएएस बनूंगा कहीं मैं भी, है ना, देश में विकास, मतलब देश के विकास में योगदान दूंगा। तो पिताजी ने कहा यार एक साथ लगभग 2 लाख रुपए की फीस इकट्ठी करना तो बड़ा मुश्किल है। तो रहना खाना सब कुछ करके मतलब स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए का जुगाड़ उन्होंने किया, कैसे जैसे तैसे वो मार्केट गए और मार्केट से किसी सेठ या साहूकार से पैसा लेकर के आए और बदले में अपने घर की जमीन या जो भी ज्वेलरी थी वो उन्होंने दी और वो पैसा लेकर के जुगाड़ करके आए, है ना, मतलब कर लिया जुगाड़। खैर तो वहां से जो पैसा लाया, जहां पर कोई नियम कानून कुछ नहीं है, बस इतना नियम कानून है कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे खेत को फिर हम रख लेंगे, है ना, या तुम्हारे जो तुमने जो भी गिरवी रखा है वो हमारा हो जाएगा। ऐसा आ रही बात समझ में? तो यही मैं बताना चाहता हूं, असंगठित मुद्रा बाजार में जो वित्त का लेन देन होता है वो 1 साल से कम अवधि के लिए ही होता है।
वित्त का लेन देन, वित्त का लेन देन जो होता है वो 1 साल से कम अवधि के लिए ही होता है ना, बिना किसी नियमों और कानूनों के होता है। तो बिना किसी नियम और कानूनों के, वित्त के लेन देन में नियम और कानूनों का प्रयोग नहीं किया जाता है, किसमें? असंगठित मुद्रा बाजार में। और इसके बेस्ट एग्जांपल है सेठ, साहूकार। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है, कहीं कहीं वाणिये भी कह देते हैं, वाणिये, बनिए बोल देते हैं, बनिए, है ना, बनिए भी बोल देते हैं, वाणिये भी बोल देते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। तो ये असंगठित मुद्रा बाजार के मैंने आपको प्रकार बता दिया। सॉरी, मुद्रा बाजार के 2 प्रकार है, संगठित और असंगठित, है ना। एक बच्चा पूछ रहा है सर आपका यूपीएससी निकला? नहीं निकला बेटा, है ना, नहीं निकला, हार गए हम। और फिर हारने के बाद में हालांकि इतने मजबूत हो गए कि आसानी से चीजों को समझ सकें, समझा सकें, लेकिन होता है ना कभी कभी व्यक्ति को जब प्रयास कर लेता है और फिर लगता है कि यार अब नहीं हो पाएगा। दे दिए 3-4 प्रयास, मैंने करीबन 3 प्रयास दिए होंगे, 3 मेरे ख्याल से 2 ही दिए होंगे, एक में तो मैं गया ही नहीं। और फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, घर की जिम्मेदारियां भी है, बहुत सारी चीजें हैं और अब कुछ करना पड़ेगा। तो फिर मैं दूसरे रोजगार में संलिप्त हो गया, है ना। तो चलो खैर आगे बढ़ते हैं। ये असंगठित मुद्रा बाजार हो गया। अब देखो पूंजी बाजार की बात करते हैं। मैंने कहा कि मुद्रा बाजार में पैसों का लेन देन 1 साल से कम अवधि के लिए होता है, ठीक है। और जो पूंजी बाजार है यहां पर वित्त का लेन देन कितनी अवधि के लिए होता है? तो यहां पर लिखेंगे वित्त का लेन देन, वित्त का लेन देन 1 वर्ष से ज्यादा अवधि के लिए, 1 वर्ष से ज्यादा अवधि के लिए होता है, 1 वर्ष से ज्यादा अवधि के लिए होता है। तो जहां पर पैसों का लेन देन 1 साल से ज्यादा की अवधि के लिए होता है, उसी को पूंजी बाजार के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पूंजी बाजार के नाम से आप इसे जानते हैं। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरी बात आपको ये याद रखना है, इसे लॉन्ग टर्म मार्केट के नाम से भी जाना जाता है, लॉन्ग टर्म। तो याद रखना है, अगर पैसों का लेन देन लघु अवधि के लिए नहीं, दीर्घ अवधि के लिए करना हो, लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है? दीर्घ अवधि। तो अगर पैसों का लेन देन दीर्घ अवधि के लिए करना है तो उसी को आप लॉन्ग टर्म के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लॉन्ग टर्म के नाम से जानते हैं मेरे साथियों। और इसी पूंजी बाजार को आप शेयर मार्केट के नाम से भी जानते हो। तो इसके अन्य नाम क्या है? अन्य नाम, तो इसके अन्य नाम क्या है मेरे साथियों? तो इसी को आप शेयर मार्केट कह देते हैं, शेयर मार्केट के नाम से भी आप इसे जानते हैं, है ना। या इसी को आप जो है मेरे साथियों वही वही शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट के नाम से भी आप इसे जानते हैं, स्टॉक मार्केट। तो दरअसल ये दोनों बातें आपको याद रखना। अच्छा ठीक है, अगली एक इंपॉर्टेंट बात मेरे साथियों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि मुद्रा बाजार को कौन रेगुलेट करता है, मुद्रा बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है, तो मुद्रा बाजार को रेगुलेट कौन करता है मेरे दोस्त? तो याद रखना है, मुद्रा बाजार जो है उसको रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है? मुद्रा बाजार को रेगुलेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखना है, मनी मार्केट का जो रेगुलेशन है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो आरबीआई इसको रेगुलेट करता है। मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मनी मार्केट को क्या करता है? रेगुलेट करता है। क्या करता है? रेगुलेट करता है। तो आरबीआई इस मनी मार्केट को क्या करता है मेरे साथियों? रेगुलेट करता है। ये बात आपको याद रखना है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस शेयर मार्केट को या कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, तो सेबी नाम की एक संस्था है, वो इसको क्या करती है? रेगुलेशन करती है। कौन सी संस्था करती है? सेबी नाम का एक संस्था है, वो इसको क्या करती है मेरे साथियों? रेगुलेट करती है। किसको रेगुलेट करती है? तो भैया इस कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है। किसको रेगुलेट करती है? इस कैपिटल मार्केट को सेबी नाम की एक संस्था है, वो रेगुलेट करती है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? जल्दी से बताओ कि हाँ सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं है तो आओ जरा अब सेबी के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। तो भैया सेबी के बारे में अब हम पढ़ लेते हैं कि सेबी क्या चीज है। तो आइए जरा सेबी के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। सेबी, क्या बोल रहा हूं मैं? सेबी के नाम से आप इसे जानते हैं, SEBI, सेबी। आप जानते हैं सेबी का पूर्ण रूप क्या है? जल्दी से बता दो। रिकॉर्डेड क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है। दीपक विश्वकर्मा, बहुत बढ़िया बेटा, है ना। मां कसम, अगर यहां से ऑनलाइन तमाचा होता, है ना, आपकी कसम,
अगर यहां से ऑनलाइन तमाचा होता और अगर ये तमाचा ऑनलाइन रूप में ऐसे फट करके जाके गिरता तो मैं तमाचा मारने के लिए तैयार था, रिस्क ले लेता मैं इतनी, है ना। मजाक कर रहा हूं, ऐसी रिस्क मैं ऑफलाइन क्लास में भी नहीं लेता हूं यार, ऑनलाइन में कहां से ले लूंगा। ठीक है, चलो चलो भाई साहब, अगर मूड फ्रेश हो गया हो तो आ जाओ जरा। सेबी का पूर्ण रूप क्या है? तो सेबी का पूर्ण रूप क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आप इसे कहते हैं, है ना। क्या बोलेंगे? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना। देखो ऐसे लिखेंगे सिक्योरिटीज, तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से आप इसे जानते हो, सेबी। सेबी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि सेबी की स्थापना कब की गई, इसको कब इस्टेब्लिश किया गया, तो याद रखना इसको इस्टेब्लिश किया गया था 12 अप्रैल 1988 को। कब किया गया मेरे साथियों? 12 अप्रैल 1988 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। बोले इसका मुख्यालय कहां है? अगर हेडक्वार्टर आपसे पूछे तो मुझे बताओ, भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखना मुंबई को। तो मुंबई ही इसकी वित्तीय राजधानी है। इसकी जो फाइनेंशियल कैपिटल है वो क्या है मेरे दोस्त? मुंबई है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो सेबी है ना आपका, सेबी, इसको सांविधिक दर्जा, इसको कानूनी दर्जा कब दिया गया? तो याद रखना सेबी को कानूनी दर्जा कब दिया गया? तो इसको कानूनी दर्जा दिया गया मेरे साथियों, बहुत अच्छी न्यूज है ये, बहुत अच्छी बात है, याद रखना 30 जनवरी को। और कब की बात है मेरे साथियों ये? तो याद रखना 30 जनवरी 1992 की बात है। इस समय इसको कानूनी दर्जा दिया गया था, है ना। और कानूनी दर्जा दे करके इसकी प्रकृति को चेंज कर दिया गया था। इसका जो नेचर है वो कैसा है? अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि सेबी का नेचर कैसा है, नेचर, भैया इसका नेचर कैसा है यार, ये बताओ नेचर कैसा है इसका। नेचर का मतलब है कि इसका जो नेचर है या इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है। तो क्या इसका जिक्र संविधान के अंदर? नहीं। तो फिर कहां है इसका जिक्र? इसका जिक्र है सेबी एक्ट में, सेबी एक्ट। और ये एक्ट आया था 1992 में, याद रखना। सेबी अधिनियम कब आया था? तो सेबी अधिनियम 1992 में आया था। स्थापना 1982 में हुआ था सर? ना 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 ना, स्थापना 1988 में हुई थी। इसको कानूनी दर्जा 1992 में दिया गया 30 जनवरी को। और इसकी प्रकृति क्या है? तो इसकी स्थापना बाद में मेरे साथियों एक अधिनियम से की गई, इसलिए इसको बोलते हैं सांविधिक। क्या बोलते हैं? सांविधिक। इसकी प्रकृति क्या है? सांविधिक है, स्टेट्यूटरी बॉडी है ये, स्टेट्यूटरी बॉडी, सांविधिक निकाय के नाम से आप इसे जानते हैं। आ गई बात समझ में? जरूर याद रखना, ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में आते हैं। क्या काम करती है सेबी? सेबी काम क्या करती है? आओ जरा सेबी के कार्यों के बारे में हम बातचीत करें। इसके फंक्शंस क्या क्या है, ये क्या कार्य करती है? तो सेबी क्या कार्य करती है मेरे साथियों? तो सबसे पहली बात, ये पूंजी बाजार को विनियमित करती है। तो क्या लिखेंगे? पूंजी बाजार का विनियमन, पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट का रेगुलेशन करती है। तो कैपिटल मार्केट का रेगुलेशन करती है मेरे साथियों। रेगुलेशन का मतलब होता है विनियमन, उसको संचालित करती, देखरेख करती है। फिर मेरे साथियों ये म्यूचुअल फंड का भी ध्यान रखती है। म्यूचुअल फंड का नाम आपने सुना है? साझेदारी फंड, साझेदारी फंड के नाम से भी आप इसे जानते हैं, म्यूचुअल फंड। ये ए है मेरे दोस्त, म्यूचुअल फंड, है ना। म्यूचुअल फंड का रखरखाव या का विनियमन भी आप लिख सकते हैं, रेगुलेशन, विनियमन, है ना। तो रेगुलेशन ऑफ म्यूचुअल फंड के नाम से भी आप इसे जानते हैं। ये करती है मेरे साथियों विशेष रूप से जो भेदिया व्यापार है उसको रोकती है। तो भेदिया व्यापार को आप इंग्लिश में बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। भेदिया व्यापार ये क्या होता है, अब ये आपको मैं समझाता हूं। इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। क्या बोलते हैं इसको? इनसाइडर ट्रेडिंग के नाम से आप इसे जानते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग। इस पर रोक लगाने का काम करती है, इनसाइडर ट्रेडिंग को कम करने का प्रयास करती है। जैसे एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लो मैं शेयर मार्केट में खेलता हूं, मतलब शेयर मार्केट करता रहता हूं, हालांकि मैं बिल्कुल नहीं करता। तो मान लो कि टाटा की मैं बात कर लूं, कोई भी एक शेयर है, टाटा कैपिटल की मैं बात कर लूं। इस टाटा नाम की कंपनी में मेरे अंकल जी काम करते हैं और ये बोर्ड में है, जो यहाँ की जो कंपनी उसके बीओडी में है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हिस्सा है, बड़े लेवल पर है अंकल अपने, हालांकि है नहीं, मैं केवल एग्जांपल देने के लिए आपको बता रहा हूं, ये बड़े लेवल पर है। और इन्होंने
अंदर जो कंपनी के अंदर बात हुई है कि यार हम अगले महीने एक काम करते हैं कि अगले 2 महीनों के अंदर हम कार जो है वो पानी से चलने वाली निकाल लेंगे, ऐसी बात चल रही, मान लो अंदर कुछ भी। तो अंकल ने मेरे को फोन लगाया कि विनय एक काम कर, टाटा के शेयर खरीद ले फटाफट। मैंने कहा चलो ठीक है, कितने खरीद लूं? बोले बहुत सारा प्रॉफिट होने वाला है, 500 शेयर खरीद ले। मैंने खरीद लिए, क्योंकि अंकल ने बता दिया अंदर अंदर की बात, जो कि गुप्त सूचना थी कि बेटा अगले 2 महीने में कार आ जाएगी पानी से चलने वाली, शेयर की वैल्यू फटाक से ऐसे बढ़ जाएगी। मैंने खरीद लिए। 2 महीने बाद ऐसा हुआ भी सही, मेरे शेयर डबल तिबल या हो सकता है कि 5 गुना मुझे फायदा मिल जाए। 2 गुना भी मिल गया तो कम है क्या? 2-4 करोड़ लगा करके मैं 8-10 करोड़ कमा सकता हूं ना यहां से। तो ये गलत है, पर ये गैर कानूनी है, ठीक है। तो ये भेदिया व्यापार बोलते हैं, इसी को इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। तो इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाना, और ऐसे लोगों को याद रखना, इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाना। और बहुत सारे ऐसे मेरे साथियों ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने आईपीओ इश्यू कर दिया, जिन्होंने अपने शेयर में वो लिस्टेड है, धोखाधड़ी भी करते हैं बहुत सारे लोग। तो उन धोखाधड़ी से बचाने के लिए, इन्वेस्टर के हितों का ध्यान रखने के लिए भी जो जिम्मेदारी दी गई है वो सेबी को दी गई है। तो ये क्या करती है? तो याद रखना, निवेशकों के हितों का ध्यान रखती है। निवेशकों के हितों का ध्यान, निवेशकों के हितों का ध्यान रखती है, जो इन्वेस्टर्स है ना उनका ध्यान रखती है, उनको नुकसान से बचाने की कोशिश करती है। तो ये सेबी का काम है विशेष रूप से। आ गई बात समझ में? तो ये कैपिटल मार्केट, इसके फंक्शन, सेबी वगैरह वगैरह चीजें समझ में आ गई आप लोगों को? ये बताओ, ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई? एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो कि हाँ सर ये बातें तो आसान है और हमको समझ में आ गई है। एक बार आप लोग सब लोग बता दें। हाँ, इसका भेदिया का मतलब है अंदर की बात को लीक करना। ओके, चलिए। हाँ, अभी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी पढ़ेंगे, इतना टेंशन मत लो आप, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, चलिए, सबको समझ में आ गई ना? बहुत बढ़िया, शानदार। पानी से चलने वाली स्कूटी मार्केट में आ गई क्या? अभी तो नहीं आई, आ जाएगी तो आपको सूचना मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, कुंदन तिवारी जी, कोयल जी, है ना? नाम ही कोयल है या फिर आवाज भी कोयल जैसी है? कमेंट भी कोयल जैसी कर रही हो। संजू तंवर, पीहू, प्रगति, बहुत बढ़िया। चलिए दीपक विश्वकर्मा, इमोशनल राज, बहुत बढ़िया, मैं भी हूं यहाँ। अच्छा, व्लादिमीर, और गजब भाई साहब, क्या नाम रखते हो यार आप, व्लादिमीर पुतिन, क्या बात है भाई साहब। पुतिन साहब, आपको समझ में आ रही है बात, है ना? चलो, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी गुड इवनिंग का समय हो चुका है और रात की 7:19 हो चुकी है ना? बहुत बढ़िया। चलिए, अब आपको मैं बताना चाहता हूं, देखो भाई, मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं करूंगा कि आप शेयर मार्केट में खेलो, लेकिन हाँ, अगर आप खेलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। जैसे आप बैंक में लेन देन करते हो तो उसके लिए आपको बैंकिंग अकाउंट बनाना पड़ता है ना, वैसे ही अगर आपको शेयर मार्केट में लेन देन करना है तो आपको एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है, जिसे आप कहते हैं, क्या बोलते हैं? तो याद रखना, उसे बोलते हैं आप डीमेट अकाउंट। क्या बोलते हैं? डीमेट अकाउंट। तो अगला बिंदु लिखेंगे मेरे साथियों, डीमेट अकाउंट। क्या लिखूंगा? डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट, डीमेट अकाउंट, है ना? डीमेट अकाउंट बोलते हैं आप इसको। और ये जो डीमेट अकाउंट है, ये क्यों खोला जाता है? तो यहां पर लिखना मेरे साथियों, शेयर की खरीदी बिक्री करने के लिए। तो शेयर मार्केट में या कैपिटल मार्केट जो है उसमें मेरे साथियों अगर आपको खेलना है तो खरीदी बिक्री करना है, शेयर की बिक्री के लिए एक अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा, और वो अकाउंट है शेयर मार्केट के लिए, है ना? डीमेट अकाउंट आप उसे कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? डीमेट अकाउंट आप इसे कह देते हैं। इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे एक शब्द होता है, इस शब्द को भी पढ़ लो जरा। एक होता है बुल, एक शब्द है बुल, बुल बोलते हैं इसको। और एक शब्द है बियर। बियर का मतलब ऐसे भालू होता है, आपको पता है बियर का मतलब भालू होता है ना? और बुल का मतलब क्या होता है? सांड होता है। तो सांड गुस्से में रहता है, ऐसा ऐसा करता है, वो बिल्कुल गुस्से में रहता है सांड। भालू गुस्से में नहीं रहता, भालू तो बहुत ठंडे किस्म का प्राणी है। जब गुस्सा आ जाता है तो भालू भी किसी से कम नहीं होता है, ध्यान रखना। पर फिर भी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, एक होता है बुल और एक होता है बियर। बुल जो होता है ना, वो थोड़ा खतरनाक किस्से का होता है। आ रही बात समझ में? तो उसे आप तेजड़िया के नाम से जानते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? तेजड़िया। क्या बोलते हैं मेरे साथियों? तेजड़िया। तो शेयर मार्केट में बुल किसे कहते हैं? और जो बियर होता है, इसे हालांकि भालू के नाम से जाना जाता है और इसे मंदड़िया के नाम से भी जानते हैं, मंदड़िया, है ना? तो शेयर मार्केट में दो शब्द है, एक बुल और बियर। तो बुल का मतलब क्या है, तेजड़िया का मतलब क्या है?
तो तेजड़िया का मतलब ये होता है शेयर मार्केट में कि ऐसे निवेशक, इन्वेस्टर के लिए प्रयोग किया गया है, ऐसे निवेशक जो ये सोचते हैं, जो पॉजिटिव सोचते हैं कि नहीं नहीं शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, तो ऐसे लोगों को बुल के नाम से जाना जाता है। जो ये चाहते हैं, जो ये सोचते हैं कि ये जो पॉजिटिव अप्रोच अपनाते हैं, याद रखना ये जो तेजड़िया होते हैं ना, ये पॉजिटिव अप्रोच वाले लोग होते हैं, पॉजिटिव अप्रोच, ये पॉजिटिव सोचते हैं कि नहीं नहीं शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। तो याद रखना है, इसमें लिखेंगे जो शेयर की कीमतों में, जो शेयर की कीमतों में है ना वृद्धि का अनुमान लगाते हैं, या वृद्धि की बात करते हैं, या वृद्धि का अनुमान लगाते हैं, उन्हें आप लोग किस नाम से जानते हैं? तेजड़िया के नाम से जानते हैं। ये हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, नहीं नहीं शेयर मार्केट बढ़ेगा बढ़ेगा, ऐसे सोचते हैं। और याद रखना है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा से, मतलब हमारे जीवन में भी ऐसे लोग होते हैं। अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि बुल का मतलब क्या है, तो देखो बुल का मतलब होता है तेजड़िया, जो हमेशा तेजी की बात करे, है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में भी होते हैं, हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में भी पाए जाते हैं, और वो मंदड़िए लोग होते हैं। अगर कोई हम अच्छा काम कर रहे हैं तो वो हमेशा उसके अंदर टांग अड़ाएंगे, कहेंगे अरे यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, है ना, इसमें एक खामी रह गई यार, इसमें ये कमी रह गई यार। मतलब वो हमेशा हमारे जीवन में कमियों को निकालते हैं, अपने जीवन में ताकाझाकी नहीं करते, वो दूसरों के जीवन में देखते हुए, ताकाझाकी करते हुए कमियों को निकालने का प्रयास करते हैं। वैसे ही शेयर मार्केट में भी ऐसे लोग होते हैं जो निराशावादी होते हैं, जो हमेशा नकारात्मक बातें कहेंगे, है ना। उन्हें मंदड़िया के नाम से जाना जाता है, उन्हें अंग्रेजी में बियर के नाम से जाना जाता है। बियर का मतलब भालू, शांत स्वभाव का। तो वो बात करते हैं मेरे दोस्त कि यार शेयर मार्केट में कमी देखी जाएगी, शेयर मार्केट में कमी की वो बात करते हैं, निराशावादी लोग हैं। तो हमारे जीवन में भी निराशावादी लोग होते हैं जो हमें आकर के डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं ये आगे कैसे बढ़ गया, इसको रोको, इसकी टांग खींच के नीचे उतार लो। ऐसे लोग भी तो होते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से भी बचना है, हमें अपनी मेहनत करते रहना है। हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे रिश्तेदार सब मंदड़िए ही हैं, वो यही चाहते हैं कि ये फलाना व्यक्ति आगे ना बढ़े, इसको रोक लो, जैसे तैसे इसको पीछे खींचो। कई बार मेरे पिताजी शिक्षक है, उनके साथ, मतलब मैं खुले मंच से नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन फिर भी उनके साथ में ऐसे कुछ शिक्षक हैं जो मेरे पिताजी को आके कई बार बोल दिया, अरे अपने बच्चे पर ध्यान दो, वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है ना, जरा देखो वो किसके साथ घूम रहा है, किसके साथ रह रहा है, पता नहीं दुनिया भर की बातें कर ली। कुल मिलाकर के कंट्रोल करने की उन्होंने कोशिश करने की कोशिश करी। मेरे पिताजी का एक ही जवाब होता है, उसका पैर, उसकी कुल्हाड़ी, सब कुछ उसका, उसका जीवन है, वो जैसे बर्बाद करना चाहे करने दो। और आज जब वो देखते हैं तो आज मतलब अलग ही, मैं तो चाहता हूं कि आज जबरन उस व्यक्ति के सामने जाए और उनको दिखाए कि आज वो क्या है। भले मैं कुछ नहीं हूं, अभी मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि मतलब वो कुछ बात, लेकिन फिर भी मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं। तो जवाब समय देगा इसका। आप लोगों को मैं भी यही कहना चाहूंगा कि इसका जवाब समय देगा, अभी मेहनत कर लो, समय पर सारे जवाब मिल जाएंगे। और आज वो व्यक्ति का मुंह बंद हुआ है, अब वो व्यक्ति चुप हो गया है। एक व्यक्ति नहीं, ऐसे हजारों व्यक्ति हो सकते हैं हमारे आसपास। तो ऐसे मंदड़िए लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, ऐसे मंदड़िए से हमें दूर रहना चाहिए। आज मेरे पिताजी खुश है, मुझे इससे ज्यादा खुशी की कोई बात ही नहीं है कि वो खुश है तो मैं खुश हूं। भाई माता पिता से ज्यादा खुशी किस बात की हो सकती है? अगर वो खुश है तो भाई इससे बड़ी बात क्या हो सकती? जीवन में यही तो है, पैसा कमाना तो चलता रहेगा, पैसा तो कमा लेंगे, क्या कर लेंगे पैसा कमा के? अगर माँ बाप ही खुश नहीं है, अगर आप ही खुश नहीं है, तो उस पैसे को कमा के कर क्या लोगे? तो जीवन में खुशी सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। और वो खुशी मिलेगी पैसों से, पैसा होना जरूरी है भाई, ओवरऑल पैसा होना जरूरी है। इकोनॉमी का मास्टर हूं तो भी यही कहूंगा, ठीक है। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा और होता ही होगा मेरे साथियों। तो मंदड़िए लोगों से थोड़ा दूर रहना है। तो ये मंदड़िए लोग कौन होते हैं, बात समझ में आ गई आपको? निराशावादी लोग होते हैं, आपको डीमोटिवेटेड करने वाले लोग होते हैं, है ना। इन्हीं को मंदड़िया के नाम से जाना जाता है। नेगेटिव अप्रोच वाले लोग होते हैं जो हमेशा इस बात की बात करते हैं मेरे साथियों, याद रखना है, जो हमेशा इस बात की चर्चा करते हैं कि शेयर की कीमतों में कमी होगी, कि शेयर की जो कीमत है, शेयर की जो कीमतें हैं उनमें मेरे साथियों क्या होगी? कमी होगी। ऐसी अगर सोच रखने वाले लोग हैं तो उन्हीं को मंदड़िया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलो भाई, यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? जल्दी से बताएं। नेगेटिव थॉट वाले तो दूर रहना है ना, नेगेटिव थॉट वालों से बिल्कुल दूर रहना है उनसे। और जवाब कौन देगा? समय। आपको नहीं देना है, आपको आगे जाके नहीं बोलना है कि देख बेटा मैं ऐसे ऐसे यहां पहुंच गया, ये वो वगैरह वगैरह, नहीं, समय जवाब देगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, शानदार।
तो शेयर मार्केट अगर करना है, शेयर की लेन देन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। बुल किसको बोलते हैं, बियर किसको बोलते हैं? बात समझ में आ गई आप लोगों को? देखो, शेयर मार्केट ना दो प्रकार का होता है। शेयर मार्केट दो प्रकार का होता है मेरे साथियों। एक को बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, ये भी सुन लो यार, उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। एक को बोलते हैं प्राइमरी मार्केट या प्राइमरी शेयर मार्केट के नाम से भी आप इसे जानते हैं। इसको लिखो प्राइमरी शेयर मार्केट या प्राइमरी कैपिटल मार्केट भी आप इसे कह सकते हैं। प्राइमरी शेयर मार्केट या प्राथमिक पूंजी बाजार या प्राथमिक शेयर बाजार के नाम से भी आप इसे जानते हैं। प्राथमिक शेयर बाजार आप इसे कह देते हैं। देखो, इकोनॉमी बहुत आसान है। मतलब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने बार बार पढ़ा दिया इसलिए नहीं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप समझोगे ना अच्छे से चीजों को, तो इकोनॉमी वास्तव में बहुत आसान है। ये आपकी रिवीजन क्लास है। अभी मेरी बैच में क्लास बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। ये तो रिवीजन क्लास है। अगर इसमें इतना समझ में आ गया तो पिक्चर वहां देखने की जरूरत ही नहीं है, ट्रेलर ही देख लेना खाली। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। प्राइमरी शेयर मार्केट क्या होता है वो जरा समझो। देखो, प्राइमरी शेयर मार्केट का मतलब क्या होता है? प्राथमिक शेयर बाजार। तो जब भी कोई कंपनी, याद रखना, कंपनी, शेयर जारी कौन करता है? कोई कंपनी करती है। आ रही बात समझ में? नहीं नहीं, आरडब्ल्यू पे क्लास चलेगी मेरी, चलेगी। ये तो रिवीजन क्लासेस है, आपको बता रहा हूं मैं। देखो, जब भी कोई शेयर, जब भी कोई कंपनी, जैसे मान लो आरडब्ल्यू, आरडब्ल्यू कंपनी है। आपने, अगर मैं आरडब्ल्यू की बात करूं तो भविष्य में जब आरडब्ल्यू शेयर मार्केट में लिस्टेड हो जाएगी, हम ऐसा बोलते हैं ना, कोई कंपनी लिस्टेड हो गई। लिस्टेड होने का मतलब है कि वो अब शेयर जारी करने वाली है। और पहली बार अगर कोई कंपनी मार्केट में शेयर जारी करती है तो उसे बोलते हैं आईपीओ। क्या बोलते हैं? आईपीओ। आईपीओ का फुल फॉर्म आप लोग लिख के बता दो मुझे केवल, ठीक है? तो प्राइमरी शेयर मार्केट में क्या होता है, तो इसमें लिखेंगे मेरे दोस्त, प्राइमरी शेयर मार्केट में जब कोई कंपनी, ये कंपनी कुछ भी हो सकती है। अभी फिजिक्स वाले का नाम आपने सुना होगा, पीडब्ल्यू। पीडब्ल्यू अभी हाल ही में आईपीओ जारी करने वाला है। अच्छा, पीडब्ल्यू भी छोड़ो, आपने फोन पे का नाम सुना है? फोन पे, आपने रेजर पे का नाम सुना है? अगर नहीं सुना है तो सुन लो। फोन पे जो है वो अपना आईपीओ लाने वाला है। फोन पे अपना आईपीओ लाने वाला है। पीडब्ल्यू जो है वो भी अपना आईपीओ लाने वाला है। आईपीओ का मतलब है पहली बार शेयर मार्केट में वो अपने शेयर जारी करेगा, उसी को आईपीओ बोलते हैं। क्या बोलता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर के नाम से उसे जानते हैं। बहुत बढ़िया, आपने जवाब दिया है। तो याद रखना मेरे साथियों, जब कोई कंपनी शेयर बाजार में पहली बार, जब कोई कंपनी शेयर बाजार में पहली बार है ना, शेयर बाजार में पहली बार अपने शेयर निवेशकों के बीच या अपने शेयर जारी करती है, ऐसा लिख लो, जारी करती है, तो यह आईपीओ कहलाता है। आईपीओ कहलाता है। आ रही बात समझ में? तो जब भी कोई कंपनी पहली बार अपना शेयर जारी करेगी तो उसको आप लोग किस नाम से जानते हैं? आईपीओ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं मेरे साथियों? आईपीओ के नाम से आप उसे जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आईपीओ। क्या बोलते हैं उसको? आईपीओ के नाम से आप उसे जानते हैं मेरे साथियों, है ना? फिर से बोल रहा हूं, उसे आईपीओ के नाम से जानते हैं। ठीक है, आईपीओ। और याद रखना, ये जो आईपीओ जारी होता है ये किस मार्केट में होता है? प्राइमरी शेयर मार्केट में होता है। ये जो आईपीओ जारी हुआ है, ये किस बाजार में होगा? ये प्राथमिक बाजार में होता है ना? तो लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, इस बाजार में कंपनी प्रत्यक्ष रूप से शेयर को निवेशकों के बीच या निवेशकों के बीच व्यापार करती है, के बीच लेन देन करती है, ऐसा लिखो, के बीच लेन देन करती है। तो कंपनी का लेन देन डायरेक्टली किसमें होता है? प्राइमरी मार्केट में होता है। कंपनी डायरेक्ट इन्वेस्टर के साथ में जुड़ी हुई है। कंपनी, मान लो आरडब्ल्यू भी कल से मेरे साथियों, आरडब्ल्यू नाम की एक कंपनी, हालांकि इसका नाम अस्तोली प्राइवेट लिमिटेड है, लेकिन जब ये अपना शेयर जारी करेगी तो मैं खरीदूंगा, आप लोग खरीदेंगे, नवीन सर खरीदेंगे, सब लोग खरीद लेंगे। तो आप लोग क्या है? इन्वेस्टर हैं। आप लोग इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टर का मतलब है जो निवेश करे। याद रखना, जो निवेश करे उसे आप इन्वेस्टर के नाम से जानते हैं।
उसे आप क्या बोलते हैं, इन्वेस्टर के नाम से जानते हैं। तो याद रखना है मेरे साथियों, कंपनी का जब डायरेक्टली शेयर का लेन देन इन्वेस्टर के साथ में होगा पहली बार में, तो मेरे साथियों इसे प्राइमरी शेयर मार्केट के नाम से जाना जाता है। अच्छा एक बात बताओ, कौन ऐसा व्यक्ति जो पहली बार शेयर मार्केट में अगर आरडब्ल्यूए का शेयर जारी होता है तो पहली बार शेयर कौन खरीदेगा, ये बताओ। आप लोग इन्वेस्टर बनोगे ना पहली बार, भाई मैंने तो खैर लगा रखा है, लेकिन मान लो अगर कोई व्यक्ति, सुनना मेरी बात को ध्यानपूर्वक, अच्छे से चीजें समझ में आएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति आरडब्ल्यूए मान लो अपना शेयर जारी करे और कोई व्यक्ति ये सोचे नहीं नहीं मुझे भी शेयर खरीदना है और वो अपना डीमैट अकाउंट बनाए और पहली बार अगर वो व्यक्ति जो है वो शेयर खरीदे, है ना, पहली बार इन्वेस्टमेंट करने की सोचे, तो नया नया जो निवेशक रहेगा उसी को एंजिल इन्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसे, एंजिल इन्वेस्टर। तो याद रखना, एंजिल इन्वेस्टर का मतलब समझ गए, एंजिल इन्वेस्टर का मतलब है कि नया नया निवेशक, नया नया इन्वेस्ट करने वाला व्यक्ति जो नई पहली बार, मेरे साथियों कहते हैं ना पहला पहले प्यार सोनिए, क्या वो गाना है एक भूल गया मैं, पर पहला प्यार जो होता है, या हम कहें कि नया नया प्यार जो होता है वो ताबड़तोड़ होता है, वैसे ही कुछ एंजिल इन्वेस्टर भी है, ताबड़तोड़ तरीके से अपना सारा पैसा बर्बाद कर देते हैं और फिर पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, है ना। तो याद रखना ये एंजिल इन्वेस्टर का मतलब केवल इतना ही है कि जो पहली बार अगर कोई मार्केट में कूदा है और खेल खेला करेगा, तो ये शेयर मार्केट हो गया, प्राइमरी शेयर मार्केट। ओके, प्राइमरी शेयर मार्केट में शेयर का लेन देन कंपनी से डायरेक्टली किसके साथ में होता है, इन्वेस्टर के साथ में होता है। अब मान लो आपने आरडब्ल्यू के शेयर खरीद लिए, आप इन्वेस्टर हैं, अब आप सेकेंडरी मार्केट में खेलना, भविष्य में जब इसकी शेयर बढ़ जाए और ज्यादा बढ़ जाए तो बेच देना। तो आओ जरा, जब आप बेचोगे तो उसी को आप लोग किस नाम से जानते हो, तो सेकेंडरी शेयर मार्केट के नाम से आप उसे जानोगे, सेकेंडरी शेयर मार्केट, है ना। इसे हम कहते हैं द्वितीयक शेयर बाजार, द्वितीयक शेयर बाजार के नाम से आप इसे जानोगे, सेकेंडरी शेयर मार्केट के नाम से आप इसे जानोगे, है ना। इसमें क्या होता है, तो याद रखना, इसमें शेयर का लेन देन, इसमें शेयर का लेन देन, इसमें शेयर का लेन देन किसके बीच में होता है, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, निवेशकों से निवेशकों के बीच में होता है, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर के मध्य होता है, के मध्य होता है, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर के बीच में होता है। याद रखना, शेयर का जो लेन देन है वो अब निवेशकों से निवेशकों के बीच में होगा। जैसे मान लो मैंने शेयर खरीदे थे, मुझे लगा कि अब शेयर की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अब मैं मार्केट में बेच देता हूं, बेनिफिट कमाने के लिए मैंने बेच दिए। आ गई बात समझ में, ओके, चलिए इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक है। अच्छा, आईपीओ से संबंधित एक और शब्द है जिसे बोलते हैं एफपीओ। क्या बोलते हैं, एफपीओ। इससे संबंधित नहीं है, अलग है वो शब्द, है ना। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रख लेना, एफपीओ। आईपीओ हमने पढ़ा, ऐसे ही एक शब्द है एफपीओ। बोले एफपीओ का फुल फॉर्म क्या है गुरुजी, तो देखो एफपीओ का फुल फॉर्म होता है फॉलो ऑन प्राइज। क्या बोलते हैं, फॉलो ऑन, क्या बोलते हैं, पब्लिक ऑफर, प्राइस नहीं, पब्लिक ऑफर। तो याद रखना है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। अब ये क्या होता है, तो मोटा मोटा आप केवल इतना समझ लें कि जब कंपनी पहली बार शेयर जारी करती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। कंपनी इसके बाद में, पहली बार के बाद में जब भी शेयर जारी करती है तो उसे बोलते हैं एफपीओ। पहला प्यार हो गया खत्म, गई छोड़ के चली गई, जाने दो, दूसरा प्यार हुआ, तीसरा प्यार हुआ, चौथा प्यार हुआ, तो उसे एफपीओ के नाम से जाना जाता है। फुल फॉर्म याद रखना, बस केवल इतनी चीजें। ओके, चलिए उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ऐसा कुछ है नहीं रॉकेट साइंस इसके अंदर, इतनी आसान चीज है यार। अब देखो स्टॉक स्टॉक मार्केट होता है ना, एक होता है स्टॉक मार्केट। ये क्या होता है जरा वो समझो। स्टॉक मार्केट आपने भी सुना होगा इसके बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में आपने सुना होगा, इसी को शेयर बाजार बोल देते हैं दरअसल, या स्टॉक के नाम से भी आप इसे जानते हैं। तो कोई वो नहीं है कि मतलब क्या चीज है कि क्या बहुत वो है, कुछ नहीं है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना। याद रखना, प्यार वाला एग्जाम्पल सही है सर, सही है, चलो अच्छी बात है, इससे समझ में आया। तो ये समझो ऐसा क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेरे साथियों, है ना, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां शेयर का लेन देन हो, शेयर का लेन देन हो, उसी को क्या बोलते हैं, तो याद रखना है मेरे दोस्त, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है।
है ना, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, तो जैसे एग्जाम्पल लिखना एनएसई, ये दो ही हमें पढ़ाऊंगा आप लोगों को। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, हालांकि यहां से क्वेश्चन न के बराबर आए हैं, एक आध क्वेश्चन आए, लेकिन फिर भी किस्मत अच्छी रही तो प्रश्न नहीं आएंगे और अच्छी रही तो आ जाएंगे। जैसा भी आपको देखो, जिसके लिए जैसा है वैसा है। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो आसान है। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से आप इसे जानते हैं। और एक होता है बीएसई, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बीएसई, और इसको बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आओ जरा एनएसई और बीएसई के बारे में पढ़ते हैं और क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। आओ जरा, आओ भैया आओ, ठीक है। चलो भाई, पढ़ने के लिए तो कुंडी खटकाने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट एप्लीकेशन पे, इस पे यूट्यूब पे आ जाओ, ठीक है। आओ जरा, सबसे पहले एनएसई, एनएसई क्या फुल फॉर्म है, जल्दी से कमेंट करके बता दो मेरे दोस्त, जवानों, साथियों। बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से आप इसे जानते हैं। एनएससी क्या बोलते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से आप इसे जानते हैं मेरे साथियों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी मेरे साथियों फैरवानी समिति की सिफारिश पर, फैरवानी समिति की सिफारिश, फैरवानी समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना फैरवानी समिति की सिफारिश पर की गई थी। और कब की गई थी, तो याद रखना 1992 में की गई थी, याद रखना इंपॉर्टेंट है। कब की गई थी, 1992 में की गई थी, है ना। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि इसका प्रमोटर बैंक कौन सा है, प्रमोटर बैंक, तो आईडीबीआई, प्रमोटर बैंक, इसको प्रमोट करने वाला बैंक कौन सा, आईडीबीआई। मैं आपको बता चुका हूं आईडीबीआई के बारे में, बार बार जिक्र करने से, है ना, मतलब खाली बता देता हूं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से आप इसे जानते हो, ठीक है। ये इसका प्रमोटर बैंक है। फिर अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहां है, तो क्या जवाब दोगे, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है भाई साहब, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका मुख्यालय मेरे साथियों मुंबई में। भारत की वित्तीय राजधानी, खेल राजधानी, मनोरंजन राजधानी, ये सब इसे आप कह देते हैं। इसका यहां पर मुख्यालय यहां पर है क्या। इसके अलावा अगर बात करें मेरे दोस्त, तो इसका संवेदी सूचकांक क्या है, इसका संवेदी सूचकांक क्या है, संवेदी सूचकांक क्या है, तो याद रखना मेरे साथियों इसका है निफ्टी 50, निफ्टी 50, ये इसका संवेदी सूचकांक है, निफ्टी 50। ये 50 क्या है लास्ट में, तो ये टॉप ब्लू चिप कंपनियां हैं, टॉप ब्लू चिप कंपनियां, है ना, टॉप ब्लू चिप कंपनियां हैं मेरे साथियों। मतलब टॉप 50 कंपनियां आप में से मान सकते हैं, ये जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है, वो कंपनियां ये, ठीक है। आ गई बात समझ में आप लोगों को, तो ये बड़ी अच्छी बात है, इनको आपको याद रखना चाहिए। ये एनएससी के बारे में बात हुई। ऐसे ही मेरे दोस्त अगला है बीएसई, बीएसई का मतलब क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आओ जरा, बीएसई का मतलब क्या होता है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है। बीएसई फुल फॉर्म क्या याद रखेंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और बीएसई के बारे में क्या, ये एशिया का सबसे पुराना है, तो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो मेरे साथियों बीएसई है। बोले कितना पुराना, इसको कब स्टैब्लिश किया गया था, तो याद रखना 1875 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। हाँ, 1875 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, ओल्डेस्ट है मेरे साथियों, 1875 में। बोले इसका मुख्यालय कहां, नाम से स्पष्ट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो बॉम्बे में ही होगा। तो याद रखना इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, हालांकि बॉम्बे ज्यादा सही शब्द है। इसे दलाल स्ट्रेट के नाम से भी जाना जाता है, दलाल स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब एक चौराहा, तो ये दलाल चौराहे पर है, इसलिए इसको दलाल स्ट्रेट के नाम से जानते हैं, है ना, ये इसका अन्य नाम है। तो याद रखना अगर आपसे पूछे कि दलाल स्ट्रेट किसे कहा जाता है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को ही दलाल स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। बोले इसका सूचकांक क्या है, संवेदी सूचकांक बोलते हैं, तो मेरे साथियों सेंसेक्स 30 है। क्या है, सेंसेक्स 30, सेंसेक्स 30। बोले 30 क्या है, तो टॉप 30 ब्लू चिप कंपनियां हैं जिसके अंदर परिवर्तन, देखो इसके अंदर जैसे बीपीसीएल, एचपीसीएल, ऐसी टॉप 30 कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है,
अरे ब्लू चिप कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जिनका बाजार पूंजीकरण बहुत ज्यादा है, उसे टॉप कंपनी, टॉप ब्लू चिप कंपनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और उनमें उनके शेयर में परिवर्तन होने से इसकी वैल्यू कम ज्यादा होती है। अभी मैं बता दूंगा क्या कुछ लफड़ा है। ठीक है, तो इतनी बातें बीएसई के अंतर्गत आप लोग जाने, दलाल स्ट्रीट के नाम से आप इसे जानते। अब देखो मैं आपको यह बात बता देता हूं कि शेयर मार्केट में क्या है। देखो जरा इनके कैसे कैसे बदलाव होते रहते हैं वो जरा देखना। आज क्या वार है भैया? आज तो शनिवार है और अभी तो मार्केट जो है वो पूरी तरीके से बंद है। देखो एनएसई के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो ये यहां पर लिखा हुआ है ना, देखो ये निफ्टी 50। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखो यहां पर शायद अब आपको समझ में आए, देखना जरा, ये बहुत सारे हैं। ये देखो यहां पर लिखा हुआ निफ्टी 50, इसकी वैल्यू अभी कितनी है? 24,039.35 एक शेयर। मतलब अगर आप पैसा ये आज कितना उतर गया? तो -207 उतर गया है, -0.86 मेरे साथियों नुकसान में। फिर निफ्टी नेक्स्ट 50, इसकी वैल्यू 64,314.90 रुपए है फिलहाल। निफ्टी फिन सर्विस, इसकी 26,000 की वैल्यू, इसमें भी आज बहुत सारी कमोतरी हुई है ना। निफ्टी बैंक में 54,664 का ये है। निफ्टी 100 में देखोगे तो 24,581 इसकी वैल्यू है। तो ये ऐसे इसकी वैल्यू बदलती जाती, जैसे ये लाइव रहता है ना, अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो बदलती रहती है चीजें। ओके, तो ये दरअसल आज की मुख्य बातें थी और इससे संबंधित चर्चाएं थी। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलिए भाई, तो इतनी सारी बातें मैंने अपनी तरफ से आपको बताई है। अगर इसमें कोई कमी पेशी है तो प्लीज ऐड ऑन कर लेना, लेकिन आज की क्लास आप लोगों को अच्छे से लेना चाहिए क्योंकि आपकी एग्जाम में यहां से सवाल बनते हैं भाई साहब, है ना। तो मैंने तो पूरी कोशिश की है कि मैं आपको बहुत अच्छे से चीजों को प्रस्तुत कर पाऊं और अच्छे से चीजों को समझाने में कामयाब रहूं। लेकिन अब मैं कितना कामयाब रहा हूं इसकी तुलना या इसका कैलकुलेशन तो आप ही कर सकते हैं, इसका मापन तो आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। मैं अपने आप में ये बात नहीं बोल सकता कि यार मैंने बहुत अच्छा पढ़ा दिया। ये तो आपको तय करना है कि मैंने कैसे पढ़ाया। अगर आपको इस क्लास से प्रश्न बनने में संभावनाएं मिलती है, इस क्लास से प्रश्न आप अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं तो मेरा पढ़ाना सफल हुआ, और अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं मैं फेल्योर रहा। ठीक है, लेकिन इसके लिए शर्त एक और है, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा, इधर लफड़ेबाजी में नहीं घूमना पड़ेगा, कमेंटबाजी में, है ना। चलिए, तो कैसी लगी क्लास? पीडीएफ कहां मिलेगा? एप्लीकेशन पर मिलेगा। आप स्वामीनाथन सीरीज में जाकर के एप्लीकेशन को मतलब ओपन करेंगे, स्वामीनाथन सीरीज में आपको हर डे की पीडीएफ मिल जाएगी जब जब मेरी क्लास हुई है। ठीक है, ले सकते हैं। चलिए भाई, और कोई आपको समस्या? ठीक है ना, ओके, वंडरफुल। सेक्शन नहीं, सेशन। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी को, थैंक यू। ओके, विकास कुमार, शिवानी जी, है ना, ममता, अंशिका, समीक्षा, मिथिलेश कुमार, बसंत राज, स्वाति, पूजा, रितिका, राधे, विकास, इमोशनल राज, सोनम, बब्बर, शेरनी, क्या बात है, हमारे यहाँ बब्बर शेर है ना, यहाँ शेरनी भी देखने को मिली है, क्या बात है भाई। ओके विराट भाई, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने लगातार मुझे लगभग 1.5 घंटा 2 घंटा सुनने का प्रयास किया। अच्छा लगता है पढ़ने और पढ़ाने में, है ना। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल। और जल्द ही हम लोग मिलेंगे। कल शाम को 5 बजे क्वेश्चंस लेकर के आता हूं, तो कल शाम को 5 बजे भी क्लास के साथ जुड़ना है ना। कल शाम को आइए 5 बजे लगभग, हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, लगभग 2-2.5 घंटे की क्लास लेंगे, एक मिनी मैराथन टाइप कुछ मामला सेट करते हैं। ठीक है, चलिए, कल आपका इंतजार रहेगा इसी चैनल पर 5 बजे शाम को। समय का जरूर ध्यान रखना, और हो सके तो अपना व्हाट्सएप पे स्टेटस बना लेना, शेयर कर देना, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, जय श्री महाकाल, नमस्कार।